ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने अपने भाई को भगवान समझा, लेकिन वो बन गया शैतान। एक चर्च जहाँ पूजा नहीं बल्कि खून की बलि होती है। एक राक्षस जो दुनिया को निगलने को तैयार है। आदमी का नाम है शंघन। वो एक छोटी सी किराने की दुकान पर नौकर है। आज उसकी मुलाकात एक ऐसे बदनसीब शख्स से हुई जिसने 200 रुपए की खरीदारी की। उस शख्स ने प्लास्टिक बैग के 20 सेंट बचाने के लिए शंघन की शिकायत दुकान के मालिक से कर दी। उसने खुद को पुराना ग्राहक बताते हुए शंघन को एक नादान और नियम न जानने वाला लड़का कहा। उसने फोन पर शंघन के सामने ही उसकी बुराई की। आखिरकार मालिक ने शंघन को डांट दिया। शंघन कुछ नहीं कर सका और चुप रहा। उसने अपनी जुबान बंद रखी, लेकिन जब वो शख्स जाने लगा तो उसने शंघन की माँ को अभिवादन किया। ये बात शंघन से बर्दाश्त नहीं हुई। शाम की पाली शुरू होने पर वो दुकान से बाहर निकला। चूंकि वो उस शख्स के पड़ोस में ही रहता था, उसने जल्दी ही उसकी हार्डवेयर की दुकान ढूंढ ली। शंघन के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने बहाना बनाया कि उसे बल्ब खरीदना है क्योंकि घर की बत्तियां खराब हो गई थी। लेकिन उस शख्स ने तुरंत शंघन को भगाने की कोशिश की, कहते हुए कि दुकान बंद है और वो उसे कुछ नहीं बेचेगा। शंघन ने नरमी से कहा, भाई साहब, मुझे बल्ब बदलना नहीं आता। क्या आप मेरे घर चलकर बल्ब बदल सकते हैं? मैं आपको इसके लिए 300 रुपए अतिरिक्त दूंगा। ये सुनते ही उस शख्स का रवैया बदल गया। थोड़ी बातचीत के बाद वो अपने औजार उठाकर शंघन की मदद के लिए तैयार हो गया। जल्द ही वो शंघन के घर पहुंच गया। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने कोने में एक प्लास्टिक बैग देखा जिस पर खून के धब्बे थे और एक बदबूदार गंध आ रही थी। लेकिन 300 रुपए के लालच में उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। शंघन के कहने पर वो एक बेडरूम में पहुंचा। कमरा इतना अंधेरा था कि उसने अनायास अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई। लेकिन जैसे ही उसने बत्ती जलाई, 3 सेकंड भी नहीं बीते थे कि शंघन ने उसे धक्का दे दिया। उस शख्स ने गुस्से में फिर से गालियां देना शुरू कर दिया, लेकिन शंघन ने ठंडी नजरों से उसे देखा और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसके आखिरी शब्द थे, इस बार साफ खाना मेरे दोस्त। उस शख्स ने गुस्से में दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन इससे पहले कि वो उठ पाता, उसके पीछे से एक सरसराहट की आवाज आई। वो जल्दी से अपनी मोबाइल उठाकर पीछे देखने लगा। जैसे ही उसने साफ देखा, एक विशाल डरावना मुंह उस पर झपटा। पलक झपकते ही उस शख्स का सिर 2 हिस्सों में बंट गया। कमरे में अब सिर्फ हड्डियों के चबाने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन शंघन का काम खासा मुश्किल था। अगले दिन दुकान पर पहुंचते ही मैनेजर ने उसे डांट दिया। उसने कहा कि शंघन के हिसाब में 300 रुपए की कमी थी। शंघन ने जल्दी से सफाई दी कि रात की पाली में चश्मे वाले ने हिसाब किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। मैनेजर ने तुरंत तिरस्कार भरा लहजा अपनाया और कहा, ये तेरी तनख्वाह से कटेगा, चुप रह। वेतन कटौती की बात सुनकर शंघन ने निराश होकर एक आह भरी। दुर्भाग्य से मैनेजर ने ये भी सुन लिया। उसने फिर से गुस्से में कहा, छोटे, मैंने तुझे बहुत तवज्जो दे दी है ना? जाओ, यूनिफॉर्म पहनो और काम शुरू करो। शंघन के मन में एक और विचार आया। यूनिफॉर्म बदलते वक्त वो मैनेजर को अपने दोस्त के पास ले जाना चाहता था, लेकिन समझदारी ने उसे थोड़ा और इंतजार करने को कहा। रात जल्दी ही आ गई। पाली खत्म होने का समय करीब था, लेकिन चश्मे वाला देर। शंघन बार बार उसे मैसेज करता रहा। चश्मे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार काम खत्म होने के आधे घंटे बाद वो दुकान पर अन्य ढंग से पहुंचा। आते ही शंघन ने उससे हिसाब के बारे में पूछा, लेकिन चश्मे वाले ने कहा कि कल हिसाब करते वक्त ही 300 रुपए की कमी थी। उसने इल्जाम शंघन पर लगाया। शंघन को सफाई देने का मौका नहीं मिला। चश्मे वाले का चेहरा अचानक लटक गया। उसने कहा कि वो सही है और शंघन से पूछा कि क्या वो कुछ पीना चाहेगा। शंघन का मन पीने का नहीं था। उसने चश्मे वाले को हिसाब जांचने के लिए बुलाया, लेकिन वो फिर बात को टाल गया और कॉफी की पेशकश करने लगा। इतनी कम तनख्वाह के लिए शंघन ने विनम्रता से मना कर दिया और फिर से हिसाब जांचने को कहा। इस पर चश्मे वाला भड़क गया और शंघन को छोटा मोटा तारा कहकर ताने मारने लगा। शंघन ने भी 2-4 तीखे जवाब दिए। अगले ही पल चश्मे वाले ने शंघन का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन उसने कोई वार नहीं किया, सिर्फ डराने की कोशिश की। शंघन ने शांत नजरों से उसे देखा और फिर से हिसाब जांचने को कहा। चश्मे वाले को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उसने शंघन को छोड़ दिया। आखिरकार उसने बेमन से हिसाब मिलाया। जब तक हिसाब पूरा हुआ, रात काफी हो चुकी थी। शंघन के दांत गुस्से से भिंच रहे थे। घर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे अच्छा दोस्त फिर से भूखा था। राक्षस ने फुसफुसाकर कहा कि वो बहुत भूखा है। शंघन ने शांत लहजे में जवाब दिया, थोड़ा और इंतजार करो। ये अजीब आदमी वाकई अपने घर में एक आदमखोर राक्षस रखता है। जो भी उसे परेशान करता है, वो वकील के नोटिस से 10,000 गुना बुरा अंजाम भुगतता है।
शंघन एक किराने की दुकान का क्लर्क है। अपने घर के राक्षस को खिलाने के लिए उसे आज एक जिंदा शिकार लाना था, वरना वो खुद उसका भोजन बन जाता। जब वो सोच रहा था कि किसे घर ले जाए, तभी दुकान का दरवाजा खुला। ये चश्मे वाला था जो रात की पाली के लिए आया था, लेकिन आज वो अपनी प्रेमिका के साथ था। दोनों हाथ में हाथ डाले बहुत प्यार भरे लग रहे थे। लड़की ने आगे बढ़कर शंघन को नमस्ते कहा। इससे हमेशा अकेले रहने वाला शंघन थोड़ा शर्मा गया, लेकिन अब काम खत्म करने का समय था। शंघन चश्मे वाले की पाली के बाद घर जाने को तैयार था। चश्मे वाले की प्रेमिका ने न सिर्फ उसे अलविदा कहा, बल्कि एक खास अंदाज में आंख मारी, जैसे कुछ इशारा कर रही हो। शंघन शर्मिंदगी में जवाब नहीं दे पाया और जल्दी से मुंह फेर कर दुकान से निकलने की तैयारी करने लगा। घर लौटते वक्त शंघन सोच में डूब गया। अगर वो ऐसे ही घर पहुंचा तो वो राक्षस उसे चबा डालेगा। तभी रास्ते में एक कसाई की दुकान उसकी नजर में आई। शंघन ने कुछ मांस खरीदा और घर की ओर बढ़ गया। घर पहुंचते ही बिना वक्त गवाए उसने बेडरूम का दरवाजा खोला। अचानक उसके सिर के ऊपर एक विशाल अथाह मुंह प्रकट हुआ। शंघन डर के मारे कांप उठा। उसने जल्दी से खरीदा हुआ मांस निकाला और पलक झपकते ही राक्षस ने उसे छीन लिया। शंघन कांपता रह गया, लेकिन ये भोजन राक्षस के लिए काफी नहीं था। मांस खाने के बाद उसने फिर से शंघन से खाना मांगा। तभी बाहर का दरवाजा जोर से खटखटाया। जिंदा रहने के लिए शंघन ने बिना देर किए दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, चश्मे वाले की प्रेमिका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शंघन ने पूछा। उसने जवाब दिया, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ आई थी, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शंघन के मना करने से पहले ही वो अंदर घुस आई, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई, बेडरूम का दरवाजा जोर से खटका और राक्षस की आवाज गूंजी। महिला ने, जो कुछ नहीं जानती थी, पूछा, क्या तुम घर में कोई पालतू जानवर रखते हो? शंघन ने घबराते हुए कहा कि ये सिर्फ एक बिल्ली है। बिल्ली का नाम सुनते ही महिला उत्साहित हो गई और धीरे धीरे बेडरूम की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी, शंघन ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की नजरें मिली और हवा ठहर सी गई। उसी वक्त चश्मे वाला दरवाजे से अंदर आया। शंघन और उसकी प्रेमिका को हाथ पकड़े देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गया। शंघन ने कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन चश्मे वाला सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसने शंघन को कोने में धकेल दिया और दोनों को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, यहाँ से निकल जाओ। तभी शंघन के पीछे बेडरूम का दरवाजा अचानक खुला। राक्षस ने एक झटके में चश्मे वाले पर हमला किया और उसे आधा निगल लिया। शंघन ने उसकी प्रेमिका की ओर देखा। उसे उम्मीद थी कि वो डर जाएगी, लेकिन वो हंसने लगी। सच छिपाने के लिए शंघन को अब उस महिला को भी ठिकाने लगाना था। ये महिला इतनी बीमार थी कि शंघन जैसे असामान्य इंसान को भी वो और भी विचित्र लगी। उसका प्रेमी, जो हरे रंग के कपड़े पसंद करता था, अभी अभी राक्षस का भोजन बन गया था। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे, लेकिन वो रोने की बजाय हंस रही थी। शंघन, जो उससे भी ज्यादा असामान्य था, अब उस महिला को खत्म करने की सोच रहा था, क्योंकि वो उसका खास दोस्त राक्षस था। उसने सोचा, अगर ये महिला पुलिस के पास गई तो वो जेल में होगा। आखिरकार शंघन ने उसे मारने का फैसला किया, लेकिन जब वो महिला के करीब पहुंचा तो वो रुक गया। उसे लगा कि अगर उसने उसे यूं ही मार दिया तो वो उन नीच लोगों से अलग कैसे होगा। शंघन ने चाकू नीचे रख दिया और उसे जाने का इशारा किया, साथ ही चेतावनी दी कि वो कुछ भी न कहे। महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और खड़ी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, शंघन ने चिल्लाकर उसे बाहर निकलने को कहा। उसने धमकी दी कि वो उसे मार देगा, लेकिन महिला फिर से मुस्कुराई और अलविदा कहकर चली गई। उसके चेहरे पर अपने प्रेमी का खून सना था। दरवाजा बंद होने के बाद शंघन निढाल होकर बैठ गया। शंघन एक किराने की दुकान का क्लर्क था। अगले दिन वो हमेशा की तरह काम पर गया। वो सोच रहा था कि क्या वो महिला पुलिस को बुलाएगी, लेकिन अगले ही पल वो महिला अपने सूटकेस के साथ दुकान में आई और ऐसे अभिवादन किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। शंघन ने घबराते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने जवाब दिया, तुम्हारी पाली कब खत्म होती है? शंघन को ठंडा पसीना छूटने लगा। महिला ने सिर्फ इतना कहा कि वो आज से शंघन के घर रहेगी। शंघन ने हैरानी से पूछा, तुम मेरे घर रहने का क्या मतलब है? लेकिन महिला ने जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा कि क्या वो उसके घर रह सकती है, और अगर कमरा न हो तो वो लिविंग रूम में रह लेगी। शंघन पूरी तरह उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये महिला उससे चाहती क्या है। उसके दिमाग में राक्षस का ख्याल आया। तभी महिला ने उसकी उलझन भरी सोच को तोड़ा और कहा कि वो खरीदारी का हिसाब कर दे। जैसे ही शंघन हिसाब करने लगा, दुकान का दरवाजा जोर से खुला। एक उग्र लड़का
जो फोन पर गालियां बक रहा था, अंदर आया। महिला पहले बाहर निकल गई और दरवाजे पर शंघन का इंतजार करने लगी। उग्र लड़के ने हिसाब करते वक्त एक और सिगरेट का पैकेट मांगा, लेकिन उसने ब्रांड नहीं बताया, सिर्फ आंखों से इशारा किया। शंघन ने उसकी नजरों का पीछा करते हुए शेल्फ की ओर इशारा किया और पूछा, ये ब्रांड? 2 बार पूछने के बाद वो लड़का चिढ़ गया और शंघन पर भड़कने लगा। शंघन ने नाराजगी से उसकी ओर देखा, लेकिन उस लड़के ने और भी बुरा कहा। ये नौकरी थी, इसलिए शंघन ने दांत पीस लिए। वो लड़का वहाँ से नहीं गया। वो पास की मेज पर बैठकर फोन पर बात करता रहा और अपने खरीदे हुए स्नैक्स खाने लगा। जब वो जाने को तैयार हुआ तो उसने अपने कचरे को वहीं छोड़ दिया। शंघन ने ये देख लिया और अब उससे रहा नहीं गया। अरे गंदगी फैलाने वाले, खाना खाने के बाद कचरा फेंकना नहीं आता, शंघन ने गुस्से में कहा। वो लड़का ठिठक गया, मुड़ा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शंघन ने अपनी समझदारी दिखाई और उस अशिक्षित लड़के को कचरा साफ करने को कहा, लेकिन वो लड़का कहाँ मानने वाला था। उसने फिर से शंघन को भला बुरा कहा और धमकी दी कि वो उसे पीट देगा। शंघन कुछ करने ही वाला था कि तभी दुकान का दरवाजा खुला। दुकान का मैनेजर अंदर आया। शंघन ने जल्दी से मैनेजर का अभिवादन किया, उस लड़के को नजरअंदाज करते हुए। वो लड़का कुछ तीखा बोलकर चला गया और दरवाजे के पास जमीन पर थूक दिया। तभी उसकी नजर बाहर इंतजार कर रही उस महिला पर पड़ी। उसने तुरंत गंदी सोच के साथ महिला से छेड़खानी शुरू कर दी। चिकने शब्दों में मुफ्त मसाज की पेशकश की। महिला ने साफ मना कर दिया। लड़के ने पीछे मुड़कर गाली दी, जो महिला ने सुन लिया। काफी देर बाद बारिश जोरों से बरस रही थी। शंघन की पाली खत्म हो चुकी थी। उसने महिला को छाता दिया और अकेले घर जाने का इशारा किया, लेकिन महिला ने शर्माते हुए कहा कि वो शंघन के घर जाएगी। बिना उसकी मंजूरी के वो उसके घर की ओर चल पड़ी। शंघन मना नहीं कर सका। दोनों चुपचाप घर की ओर चल दिए। शंघन के घर पहुंचते ही महिला अचानक रुक गई। सामने वही उग्र लड़का फिर से दिखा। महिला ने शंघन से सीधे पूछा, इस कुत्ते को जिंदा रहना चाहिए? फिर उसने शंघन से सामान घर ले जाने को कहा और बोली कि वो उस लड़के से निपटेगी। महिला ने उस लड़के से गंदी बातें शुरू की। कहा कि घर का बिस्तर बहुत बड़ा है और उसे अकेले सोने से डर लगता है। लड़के ने तुरंत हामी भरी और बोला कि वो बिस्तर देखने जाएगा, लेकिन जैसे ही महिला उसे ले जाने को मुड़ी, उसने उसके बाल पकड़ लिए। लड़के को लगा कि महिला उसका बटुआ चुराने की कोशिश कर रही है। उसने कहा कि वो उसे सीधे होटल ले जाएगा मसाज के लिए। महिला घबरा गई और गुस्से में उसे गालियां देने लगी, लेकिन लड़के ने परवाह नहीं की और उसे बालों से घसीटते हुए होटल की ओर ले गया। महिला छटपटाने लगी, लेकिन वो नहीं माना। उसने धमकी दी, चुप रहो वरना बेहोश करके ले जाऊंगा। तभी महिला की चीखें ऊपर रहने वाले शंघन तक पहुंची। वो नीचे दौड़ा और देखा कि वो नीच लड़का महिला को घसीट रहा है। बिना पल गवाए शंघन ने लड़के के सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। पहली बार किसी को मारने वाला शंघन ठिठक गया। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ सेकंड बाद महिला ने चिल्लाकर उसे जल्दी करने को कहा और लड़के को घर खींचने को बोला। शंघन ने हिम्मत जुटाई और महिला के साथ मिलकर उस लड़के को घर तक घसीटा। जैसे ही महिला ने दरवाजा खोला, शंघन ने लड़के को अंदर खींच लिया और सीधे उस बेडरूम में ले गया जहाँ राक्षस छिपा था। पलक झपकते ही वो लड़का खत्म हो गया। शंघन दरवाजे पर बैठा अभी भी सदमे में था। उसने मुड़कर महिला को देखा। वो प्रार्थना का इशारा कर रही थी। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। इस अजीब माहौल ने शंघन का सिर चकरा दिया। उसने जल्दी से महिला से कहा कि वो थक गया है और अपने कमरे में आराम करने जा रहा है। कमरे में लौटकर शंघन अभी भी कांप रहा था। काफी देर बाद जब शंघन अपनी नींद में खोया था, महिला चुपके से उसके कमरे में आई और उसे देखा। ये पक्का करने के बाद कि शंघन सो रहा है, वो राक्षस के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंची। वो बिना डरे अंदर चली गई। भयानक राक्षस को देखकर वो डरी नहीं बल्कि मुस्कुराई और उसे छूने लगी। तभी राक्षस की आंखें अचानक खुल गई। वो हिला और खड़ा हो गया। महिला को घूरने लगा। राक्षस को देखकर महिला और उत्साहित हो गई। उसे नहीं पता था कि राक्षस भी उत्तेजित था। वो खूबसूरत महिला को जिंदा निगलने को तैयार था। तब जाकर महिला को डर का एहसास हुआ। राक्षस का मुंह उसके सिर के ऊपर खुल चुका था। ठीक उसी वक्त शंघन दौड़कर आया और राक्षस को पुकारा। उसने राक्षस से कुछ शब्द कहे और राक्षस ने उसे समझ लिया। कुछ पल सोचने के बाद वो कोने में वापस चला गया। शंघन ने महिला को डांटा और कहा कि वो इस कमरे में दोबारा न आए। जाते वक्त महिला ने राक्षस की ओर एक बार फिर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तभी राक्षस में भी कुछ बदलाव हुआ। वो कीड़े की तरह रूप बदलने लगा। अगले दिन शंघन हमेशा की तरह काम से घर लौटा। पीछे एक डिलीवरी बॉय था। गली तंग थी
फिर भी वो तेजी से शंघन को ओवरटेक कर गया और एक दोस्ताना इशारा किया। समझदार शंघन ने उससे उलझने की बजाय खुद को रोका। उसे घर जाकर राक्षस के लिए खाना लाना था। उसने एक मुर्गा खरीदा और घर पहुंचा। आते ही उसने मुर्गे को राक्षस के बेडरूम के सामने रख दिया। तभी महिला ने कहा कि उसे भी भूख लगी है। दोनों ने मिलकर फ्राइड चिकन ऑर्डर करने का फैसला किया। संयोग से डिलीवरी वही लड़का लेकर आया जो पहले आया था। शंघन ने पैकेट खोला तो देखा कि वो पहले से खुला था। गौर से देखने पर पता चला कि एक चिकन लेग गायब था। शंघन ने बवाल न करने का फैसला किया और जो था उसी से काम चलाया। उसने एक टुकड़ा खाया, लेकिन तभी महिला ने व्यापारी को फोन करके एक और फ्राइड चिकन का ऑर्डर दिया। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। संयोग से ये ऑर्डर भी वही डिलीवरी बॉय लेकर आया, लेकिन जब खाना आया डिलीवरी बॉय ने शंघन से डिलीवरी शुल्क मांगा। शंघन ने समझाया कि उसने ऑर्डर देते वक्त पैसे दे दिए थे, लेकिन वो लड़का अधीर था। उसने कहा कि दोपहर 12 बजे के बाद डिलीवरी शुल्क बढ़ गया है और शंघन को 18 रुपए और देने होंगे, वरना चिकन नहीं मिलेगा। शंघन के पास कोई चारा नहीं था। वो पैसे लाने अपने कमरे में गया। वो अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसने लड़के को पैसे दिए, उसने पैसे छीन लिए और बिना कुछ कहे चला गया। शंघन ने इस बार गुस्सा पी लिया, लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो देखा कि फ्राइड चिकन का पैकेट पहले से खुला था और एक चिकन लेग गायब था। मेज के दूसरी तरफ बैठी महिला से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने तुरंत व्यापारी को फोन किया, नया चिकन ऑर्डर किया और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। संयोग से नया ऑर्डर वही डिलीवरी बॉय लेकर आया। वो शंघन के घर के दरवाजे पर पहुंचा और अधीरता से खटखटाया। इस बार दरवाजा उस महिला ने खोला जिसने ऑर्डर दिया था, लेकिन लड़के ने फुसफुसाकर कहा, 2 छोटे मोटे लोग एक साथ ऑर्डर क्यों नहीं करते। वो बोलता रहा, लेकिन महिला ने अचानक उसके कंधे में चाकू घूम दिया। लड़के ने जवाब में महिला को धक्का दे दिया। वो जमीन पर जोर से गिरी। लड़का अपने कंधे से चाकू निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी शोर सुनकर शंघन लिविंग रूम से दौड़ा आया। लड़के ने दर्द के बावजूद चाकू निकाल लिया और चाकू हाथ में लेकर महिला की ओर बढ़ा। पलक झपकते ही शंघन ने लड़के को धक्का देकर दूर किया। उसने महिला से पूछा, ये सब क्या हो रहा है। महिला के होंठ मुड़े और उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस नीच को सजा मिलनी चाहिए। ऐसे लोग जिंदा नहीं रहने चाहिए। सजा शब्द सुनकर शंघन समझ गया, इस नीच को राक्षस के हवाले करना सबसे अच्छा तरीका था। उसने तुरंत राक्षस के बेडरूम की ओर चिल्लाकर उसे आधी रात का नाश्ता करने को बुलाया, लेकिन कुछ सेकंड बाद भी बेडरूम में कोई हलचल नहीं हुई। शंघन को खुद पहल करनी पड़ी। वो उस लड़के को बेडरूम तक घसीटने लगा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसे याद आया कि उसने दोपहर का चिकन भी नहीं खाया था। उसने नजर घुमाई और देखा कि उसका प्यारा दोस्त राक्षस एक रेशम के कीड़े की तरह कोकुन बनाकर सिकुड़ा हुआ था, बिना किसी जान के। शंघन ठिठका ही था कि तभी वो लड़का अचानक उठा और उस पर टूट पड़ा। उसने शंघन को जमीन पर पटक दिया और मारना शुरू कर दिया। तभी पहले वाली महिला चाकू लेकर आई। लड़के ने उसे देखा और जल्दी से उठकर उस पर मुक्का चलाया। महिला ने भी जवाब में चाकू से उसकी कमर पर वार किया। लड़का दर्द से चीख उठा। वो पागल की तरह महिला पर झपटा। महिला ने मौका देखकर उसकी पीठ में चाकू घूम दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। लड़का, जिसे महिला ने चाकू मारा था, अब आपे से बाहर था। उसने अचानक सिर उठाया और महिला के माथे पर जोर से दे मारा। महिला को गंभीर चोट लगी, लेकिन वो खुद भी चक्कर खाने लगा। जैसे ही वो बेहोश होने वाला था, शंघन ने पीछे से उस पर हमला किया। लड़का जमीन पर ढेर हो गया। शंघन ने उसे राक्षस के बेडरूम तक घसीटा। फिर उसने महिला के घाव पर बैंडेज लगाया। दोनों ने राहत की सांस ली थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। ये पुलिस थी। पुलिस ने फर्श पर पड़ा फ्राइड चिकन और खून देख लिया था। शंघन और महिला ने सांस रोक ली। पुलिस ने कुछ बार और खटखटाया। कोई जवाब न मिलने पर उसने जोर से कहा कि वो सामुदायिक सदस्य है, घर खाली है और वो वापस जा रहा है। शंघन ने पुलिस के कदमों की आवाज सुनी और राहत से जमीन पर बैठ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस वाला गया नहीं था। उसने बाहर से शंघन के बैठने की आवाज सुन ली। पुलिस वाले ने एक लोहे की रॉड निकाली और शंघन के घर का दरवाजा तोड़ने लगा। इतना ढीठ गुंडा मैंने कभी नहीं देखा, पुलिस वाला चिल्लाया, लेकिन वो चाकू लहराकर पुलिस को डराने लगा। पुलिस ने उसे चाकू फेंकने को कहा, वरना गोली मार देगा, लेकिन उसने दांत पीसे और बेडरूम की ओर चिल्लाया। तभी बेडरूम से एक विशाल राक्षस निकला और पुलिस वाले के सामने आ गया। पुलिस ने बंदूक उठाई और गोली चलाई, लेकिन देर हो चुकी थी। राक्षस ने उसके सिर पर एक झटके में काट लिया। पुलिस वाला 2 टुकड़ों में बंट गया। राक्षस ने काटे हुए हिस्से को जिंदा चबा लिया। शंघन स्तब्ध था। पहले से ही डरावना
राक्षस अब और भी भयानक लग रहा था। तभी महिला ने शंघन को एक थप्पड़ मारा और उसे होश में लाने को कहा। उसने इशारा किया कि अब राक्षस को घर से बाहर ले जाना होगा। पुलिस की गोलीबारी की आवाज से और पुलिस वाले आने तय थे। शंघन ने स्थिति की गंभीरता समझी। महिला के नेतृत्व में दोनों ने राक्षस को बिस्तर के कंबल से ढक दिया और रात के अंधेरे में दूर जंगल की ओर बढ़ गए। पहाड़ियों पर पहुंचकर उन्हें एक कबाड़ खाना मिला। नीचे शंघन के घर के पास पुलिस की गाड़ियां जमा हो रही थी। दोनों ने बिना रुके कबाड़ खाने के अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जल्द ही वे एक टिन के कमरे तक पहुंचे जो कर्मचारियों के आराम का कमरा लगता था। महिला ने खिड़की से झांका। अंदर सिर्फ एक अधेड़ उम्र का आदमी सो रहा था। उसने फैसला किया कि उस आदमी को बांध देना चाहिए। उसने शंघन से कहा कि वो राक्षस को छिपाए, वो कुछ करने जा रही है। कितना समय बीत गया पता नहीं। अचानक वो अधेड़ आदमी नींद से जाग उठा। उस वक्त शंघन और वो महिला लोहे की रॉड लिए उसके चेहरे के सामने खड़े थे। महिला ने उस आदमी को इशारा किया कि अगर वो ईमानदारी से सहयोग करेगा तो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हैरान परेशान वो आदमी सहमति में सिर हिलाने लगा। दोनों ने मिलकर उसे कुर्सी से बांध दिया। पिछली रात पुलिस को वो पुलिस वाला मिला जिसे राक्षस ने 2 टुकड़ों में चीर दिया था। फोरेंसिक जांच के बाद अनुमान लगाया गया कि उसे किसी जानवर ने मारा। मामले को संभाल रही महिला अधिकारी के मुताबिक शंघन अब अंतिम संदिग्ध था। शंघन और वो महिला सब कुछ होने के बाद राक्षस की उत्पत्ति के बारे में बात करने लगे। दरअसल वो राक्षस शंघन का सबसे करीबी दोस्त था। उसका नाम था शानू। शुरुआत में शंघन के घर में 3 लोग रहते थे, शंघन, शानू और उनका दोस्त इन्हा। इन्हा शंघन और शानू से बिल्कुल अलग था। वो हर काम में माहिर था। हाई स्कूल से लेकर कॉलेज और नौकरी तक उसकी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आई। उसका व्यक्तित्व शानदार था और उसके दोस्तों की संख्या भी कम नहीं थी। शंघन का स्वभाव इसके मुकाबले उतना अच्छा नहीं था और शानू हमेशा से अंतर्मुखी रहा। एक रात इन्हा अपनी पहली तनख्वाह से शराब लेकर आया। उस वक्त शंघन और शानू ने पार्ट टाइम काम शुरू नहीं किया था। उन्होंने लंबे समय से शराब नहीं पी थी तो उस दिन तीनों ने खूब पी। 3 चक्कर शराब पीने के बाद इन्हा थोड़ा घमंडी हो गया। उसने कहा कि उसे आज अच्छी खासी तनख्वाह मिली है, जितना चाहो पी लो। फिर मजाकिया लहजे में उसने दोनों से कहा, जब तुम्हारी पहली तनख्वाह आएगी तो मुझे शराब पिलाना, लेकिन पता नहीं तुम दोनों नाकारा इस साल मुझे पिला भी पाओगे या नहीं। शायद हीन भावना की वजह से इस छोटे से मजाक पर शंघन भड़क गया। उसने तुरंत माहौल खराब कर दिया। शानू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शंघन का गुस्सा काबू से बाहर था। उसने शानू को धक्का दिया और इन्हा से जमकर झगड़ा किया। आखिरकार शंघन ने गुस्से में इन्हा को धक्का दे दिया। नशे में उसने अपनी ताकत पर काबू नहीं रखा और इन्हा जमीन पर जोर से गिरा। उसका सिर जमीन पर टकराया और वो बेहोश हो गया। फिर उसकी सांसें थम गई। शंघन ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन त्रासदी हो चुकी थी। शानू ने दौड़कर एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की, लेकिन शंघन ने उसका हाथ पकड़ लिया। शंघन ने शानू से कुछ बात की। शानू, जो हमेशा ईमानदार और नरम दिल था, जल्दी ही मान गया। दोनों ने बारिश की रात का फायदा उठाकर इन्हा को बाहर ले गए और एक बंजर जमीन में दफना दिया। उस दिन के बाद शानू बदलने लगा। वो अपने कमरे में बंद होकर दिन रात गेम खेलने लगा। वो पहले भी गेम खेलता था, लेकिन उस घटना के बाद वो बिना खाए पिए गेम में डूब गया, जैसे वो अपने दिमाग को भटकाना चाहता हो। फिर शानू का शरीर बदलने लगा। ये सिर्फ मोटापा नहीं था, वो धीरे धीरे इंसान से कम होता गया। ये सुनकर महिला जोर से हंसी। वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा असामान्य थी। एक पीले बालों वाला लड़का सिर्फ इसलिए कुल्हाड़ी से काट डाला गया क्योंकि उसने किसी की पार्किंग जगह ले ली थी। उसने उस आदमी को गाली दी, लेकिन उसने शांति से कुल्हाड़ी पर लगा खून साफ किया। पीले बालों वाला मदद के लिए आसपास के लोगों की ओर दौड़ा, लेकिन राहगीरों ने ठंडी नजरों से उसे देखा। बिना मदद की मंशा के उसके कुछ करने से पहले ही उसे पीछे से कुल्हाड़ी मारी गई। आखिरकार चीखों के बीच वो सड़क पर काट डाला गया। वो आदमी एक धार्मिक मिशनरी था और भीड़ में मौजूद लोग उसके अनुयायी थे। वे एक चर्च में विश्वास करते थे जिसका नाम था यूनिवर्सल चर्च ऑफ इटर्नल लाइफ। इस चर्च का मकसद था समाज के नीच लोगों का न्याय करना। उनका तथाकथित न्याय था खून या जिंदगी से कीमत चुकाना। इस भ्रष्ट समाज में कानून और नैतिकता उनके लिए कागज का टुकड़ा मात्र थे। उनके लिए समाज के गंदे लोग, जो कुत्तों और सुअरों से भी बदतर थे, वही कर रहे थे जो वे चाहते थे। इसलिए कॉस्मिक इटर्नल लाइफ नामक पंथ का जन्म हुआ, जो दुनिया के हर शहर में मौजूद था। इस बीमार दुनिया में बीमार विश्वास थे। वे एक ऐसे भगवान में यकीन करते थे जो एक विशाल मुंह और नुकीले दांतों वाला आदमखोर राक्षस था।
ये राक्षस उनके लिए उन नीच लोगों को निगलते थे जिनका न्याय होना था। इसीलिए अनुयायी इन्हें लॉर्ड मोहलर कहते थे। ये महिला जिसका नाम जीन था उनमें से एक थी। कल रात जब शंघन और जीन ने कबाड़ खाने के उस अधेड़ आदमी को अगवा किया, शंघन को नहीं पता था कि उसके साथ क्या करना है। जीन, जो इस पंथ की अनुयायी थी, ने फैसला किया कि उसे लॉर्ड मोहलर के हवाले कर देना चाहिए। दोनों ने उसे एक छोटे अंधेरे कमरे में फेंक दिया। दरवाजा बंद होने के बाद वो आदमी अपने सिर पर चढ़े प्लास्टिक बैग को हटाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने बैग हटाया, अंधेरे से एक सरसराहट की आवाज आई। आवाज करीब आती गई और अचानक राक्षस का विशाल चेहरा अंधेरे से उभरा। उस आदमी का दिमाग सुन्न पड़ गया, लेकिन राक्षस कुछ देर उसके पीछे मंडराया और फिर सिकुड़कर वापस चला गया। तभी छोटे अंधेरे कमरे का दरवाजा खुला। जीन और शंघन ने उसे उठाया। हैरान आदमी ने पूछा, वो राक्षस क्या था? जीन ने कहा, वो लॉर्ड मोहलर है। उसने उस आदमी को खोलते हुए कहा, नई जिंदगी की बधाई। आदमी ने पूछा, नई जिंदगी का क्या मतलब है? जीन ने जवाब दिया, जो जिंदा नहीं रहने चाहिए उनका लॉर्ड मोहलर द्वारा न्याय होता है, और जिनका न्याय हो चुका वे पुनर्जन्म लेते हैं। अधेड़ आदमी अभी भी हैरानी में था कि तभी बाहर गेट पर गाड़ी का हॉर्न बजा। एक कबाड़ डिलीवर करने वाला ट्रक गेट के बाहर खड़ा था। ड्राइवर जोर जोर से गालियां बक रहा था और अधेड़ आदमी को गेट खोलने का इशारा कर रहा था। अधेड़ आदमी जाने को तैयार था, लेकिन उसने आने वाले को देखा और शंघन और जीन की ओर मुड़कर कहा, तुमने कहा था कि वह राक्षस न्याय करता है। गेट पर वो लड़का दुनिया का सबसे बड़ा नीच है, कृपया उसका न्याय कर दो। अधेड़ आदमी गेट खोलने चला गया। ड्राइवर अंदर आया और उसे गालियां देने लगा। अधेड़ आदमी उससे डरता था और जवाब में एक शब्द भी नहीं बोला। ड्राइवर गाड़ी से उतरा और कीमत पर बात करने लगा। अधेड़ आदमी ने कहा कि बाजार बदल गया है, कीमत थोड़ी बढ़ गई है। लेकिन जैसे ही उसने बात पूरी की, ड्राइवर ने उसे इशारा किया। अनिश्चित अधेड़ आदमी 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल ड्राइवर ने उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। उसने उसे गाली दी और कहा कि वो बीच में पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है। साफ दिख रहा था कि अधेड़ आदमी अक्सर तंग किया जाता था। गाली खाने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा था। वो कुछ समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जवाब में उसे लात पड़ी। फिर भी वो सफाई देता रहा, लेकिन ड्राइवर सुनने को तैयार नहीं था। उसने उसे मारना शुरू कर दिया। पास खड़े शंघन से अब रहा नहीं गया। वो उठा और ड्राइवर की ओर दौड़ा। जीन ने भी हिम्मत दिखाई और एक डंडा उठाकर ड्राइवर पर हमला किया, लेकिन उसका वार चेहरा छूने से पहले ही ड्राइवर ने उसे चेहरे पर मारा। शंघन ने भी हथियार उठाया, लेकिन अधेड़ आदमी ने उसे रोक लिया और उल्टा शंघन को धक्का दे दिया। तभी जीन ने अपनी पीठ के पीछे से एक पिस्तौल निकाली। अधेड़ आदमी ने इसे खिलौना समझा और उसे गाली देने लगा, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अधेड़ आदमी ने उसे डंडे से मार दिया। जब हरे कपड़ों वाला ड्राइवर होश में आया तो वो तीनों ने उसे एक छोटे अंधेरे कमरे में बांध दिया था। उसने गालियां देकर भीड़ से छोड़ने की मांग की, लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, कोने से सरसराहट की आवाज आई। जब उसने गौर से देखा, राक्षस ने अपना मुंह खोलकर उस पर हमला कर दिया। राक्षस ने सीधे उसका सिर काट लिया और हरे कपड़ों वाला ड्राइवर राक्षस के पेट में समा गया। कबाड़ खाने का अधेड़ आदमी राक्षस को इंसान खाते देख बिना पलक झपकाए घुटनों पर बैठ गया और बार बार धन्यवाद देने लगा। ये राक्षस दुनिया का न्याय करता था। हरे कपड़ों वाला ड्राइवर अक्सर अधेड़ आदमी को तंग करता था, तो राक्षस ने उसे खाकर उसका न्याय किया। जीन इस चर्च की सदस्य थी। उसने शंघन को उनके चर्च में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। शंघन ने जीन की बात मान ली। उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। रात में कबाड़ खाने का अधेड़ आदमी, शंघन, जीन और राक्षस ने मिलकर निकटतम कॉस्मिक इटर्नल लाइफ पंथ की शाखा की ओर यात्रा शुरू की। सुबह होते ही वे वहां पहुंचे। उतरते ही कुछ अनुयायी उनका स्वागत करने आए। इन लोगों की गर्मजोशी देखकर जीन ने तुरंत पूछा कि डॉर्मेट्री कहाँ है। उसने कहा कि उसे शंघन को आराम के लिए ले जाना है, लेकिन मुख्य मिशनरी ने कहा कि पहले वैन की जांच करनी होगी। जीन ने शंघन से वैन का गेट खोलने और राक्षस को दिखाने को कहा। शंघन ने गेट खोला और राक्षस को ढकने वाला कंबल हटाया। राक्षस को देखकर कई लोग स्तब्ध रह गए। अनुयायी होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने चर्च के असली भगवान को नहीं देखा था। मुख्य मिशनरी के दिमाग में एक बीमार विचार आया। उसने अपने अनुयायियों से सलाह की कि वो इस राक्षस को चर्च के उच्च स्तर को $6 लाख में बेच देगा। कुछ अनुयायी जीन के सामने बड़बड़ा रहे थे। ये सुनकर जीन गुस्से से भड़क गई।
उसने मुख्य मिशनरी को गालियां देना शुरू कर दिया। मिशनरी भी गुस्से में आ गया। उसने अपने आदमियों से चाकू निकालने को कहा और धमकी दी कि वो जीन और शंघन को मारकर कुत्तों को खिला देगा। कुछ गड़बड़ थी। जीन ने शंघन और अधेड़ आदमी को इशारा किया कि गाड़ी में बैठकर भाग जाओ। तभी मिशनरी ने जीन को पकड़ लिया। अधेड़ आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चाकू सीधे उसकी गर्दन में घुस गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उसे मारने वाला नीले कपड़ों वाला अनुयायी था। शंघन मदद के लिए दौड़ा, लेकिन 2 कदम चलते ही एक अनुयायी ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। शंघन को दबोच लिया गया। जीन नीले कपड़ों वाले अनुयायियों के कब्जे में थी। मिशनरी शंघन को मारने के लिए उसके पास आया और बोला कि वो सबको मार देगा, राक्षस को बेचेगा और इस घृणित चर्च को छोड़ देगा। वो बोलते हुए चाकू उठाने लगा। तभी जीन हंस पड़ी। एक विकृत आदमी ने उसे पीछे से जकड़ लिया था, लेकिन वो इसलिए हंस रही थी क्योंकि वो आदमी राक्षस का शिकार बनने वाला था। जैसे ही मिशनरी शंघन को मारने वाला था, शंघन ने पास की वैन की ओर चिल्लाकर राक्षस को बुलाया। आवाज सुनते ही राक्षस वैन से बाहर निकला। उसने अपना मुंह खोला और मिशनरी को एक ही झटके में निगलने की तैयारी की। एक धमाके के साथ मिशनरी का सिर राक्षस ने खा लिया। सिर कटा मिशनरी कुछ सेकंड तक लड़खड़ाया और शंघन के सामने ढेर हो गया। ये सब देखने वाला चश्मे वाला अनुयायी स्तब्ध रह गया। वो भागने को मुड़ा, लेकिन 2 कदम भी नहीं चला कि राक्षस ने उसे भी खा लिया। हरे कपड़ों वाला अनुयायी समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने शंघन से दया की भीख मांगनी शुरू की, लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि राक्षस ने उसे भी 2 टुकड़ों में चीर दिया। और जीन राक्षस के कमरे की ओर बढ़े, तभी एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। शंघन ने बिना देर किए दरवाजा खोल दिया। वहाँ एक छोटी लड़की राक्षस के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। शंघन को लगा कि राक्षस उसे खा जाएगा। वो दौड़कर राक्षस को रोकने लगा और लड़की को बाहर ले गया। शंघन ने पूछा, तुम कहाँ रहते हो? लड़की ने शर्माते हुए कहा कि वो लॉर्ड मोहलर से कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन शंघन ने उसे बीच में रोका और जल्दी घर जाने को कहा। उसने लड़की को कुछ दूर तक छोड़ा और दोबारा न आने की हिदायत दी। शंघन को नहीं पता था कि वो लड़की घर जाने से डर रही थी, क्योंकि घर पर उसे अपने पिता की मार झेलनी पड़ती थी। कुछ मिनट पहले वो राक्षस के कमरे में इसलिए आई थी ताकि वो राक्षस से अपने पिता को खाने की प्रार्थना कर सके। लड़की ने लॉर्ड मोहलर से अपने पिता को खत्म करने की गुहार लगाई, क्योंकि उसका पिता कुत्तों और सुअरों से भी बदतर था। वो दिन भर शराब पीता, अपनी पत्नी को मारता और नाराज होने पर उसे थप्पड़ मारता। अपनी बेटी पर भी उसका कोई रहम नहीं था। लड़की के शरीर पर अक्सर चोट के निशान रहते। उस रात सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा देर से घर पहुंची, उसके पिता ने गुस्से में कहा कि वो उसकी टांगे तोड़ देगा। लड़की की माँ ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पिता ने उसे गाली दी, ये तुम्हारी गलती है, तुम बच्चा भी नहीं संभाल सकती। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और लड़की के चेहरे पर जोर से मारा। बेचारी लड़की अपनी माँ की गोद में देर रात तक रोती रही। हताश होकर उसने अपनी माँ से कहा कि वे यूनिवर्सल चर्च ऑफ इटर्नल लाइफ चलें। ये चर्च समाज के नीच लोगों का न्याय करने के लिए था, और उनका न्याय था उन्हें राक्षसों के हवाले करना। वो राक्षस चर्च का भगवान था जो नीच लोगों को निगलता था। इसीलिए अनुयायी उसे लॉर्ड मोहलर कहते थे। देर रात पिता हमेशा की तरह जागा और अपनी पत्नी से पानी लाने को कहा। कई बार पुकारने के बाद उसे जवाब नहीं मिला। उसने गौर किया कि माँ बेटी दोनों घर से गायब थी। वे उस वक्त चर्च में प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वे अब घर पर रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुबह होते ही पिता ने शराब पी और एक फावड़ा लेकर चर्च की ओर चल दिया। उसने बदला लेने के इरादे से दरवाजा लात मारकर खोला, मुंह से गंदी गालियां बकते हुए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था। दोनों की नजरें मिली। पिता डर से ठिठक गया। तभी माँ और बेटी नाश्ता करके बाहर से लौट रही थी और राक्षस को पिता को खाने की तैयारी करते देखा। चर्च के लोग राक्षस को देखकर घुटनों पर बैठ गए, लेकिन पिता अभी भी गालियां बक रहा था। तभी छोटी लड़की चिल्लाई, लॉर्ड मोहलर, ये मेरा पिता है, कृपया इसे खा लीजिए। राक्षस ने पिता को फिर से देखा और बिना हिचक अपने मुंह से उसे निगल लिया। पिता को एडेप्टेशन के पेट में समाते देख लड़की के मन में मिलीजुली भावनाएं उमड़ी। पिता की चीखें शंघन और जीन तक पहुंची। वे तुरंत आवाज की दिशा में दौड़े। तब तक पिता का सिर्फ पैर बचा था। शंघन हैरान था, लेकिन लड़की ने समझाया, मैंने लॉर्ड मोहलर से उसे खाने को कहा। मेरा पिता मुझे और मेरी माँ को हर दिन मारता था। ये सुनकर शंघन को कुछ सूझा नहीं, लेकिन जीन के दिमाग में एक नया प्लान था। उसने शंघन और राक्षस को शहर के एक बड़े यूनिवर्सल चर्च ऑफ इटर्नल लाइफ में ले जाने का फैसला किया। वहाँ एक मिशनरी था
जिसने जीन को इस पंथ में शामिल किया था। जीन ने शंघन को उससे मिलवाया। शंघन ने मिशनरी को राक्षस दिखाया। उसे देखते ही मिशनरी की आंखें फट गई। होश में आते ही वो घुटनों पर बैठ गया और शुक्रिया अदा करने लगा। मिशनरी ने जीन और शंघन को चर्च के अध्ययन कक्ष में ले जाकर स्वागत किया। चूंकि वो चर्च का आराम का दिन था, राक्षस को एक खाली कमरे में रखा गया। कुछ औपचारिक बातचीत के बाद मिशनरी ने जल्दी से चर्च के उच्च अधिकारियों को सूचित किया कि उन्हें जल्दी आकर लॉर्ड मोहलर को देखना चाहिए। एक काली वैन चर्च के फर्श पर रुकी। उसमें से एक लाल सूट वाला आदमी उतरा, जिसके चेहरे पर ढेर सारे बैंडर लगे थे। वो शहर के यूनिवर्सल चर्च ऑफ इटर्नल लाइफ का शाखा मंत्र था। वैन में 7-8 हटे-कटे लोग ट्रैंकुलाइजर गन लिए थे। वे राक्षस को पकड़ने की योजना बना रहे थे। चर्च की ऊपरी श्रेणी में एक अंधेरा पक्ष था। ये आदमी, जो देखने में इंसान लगता था, असल में इंसान नहीं था। उसे एक महिला ने बालों से पकड़कर कचरा कहा था। वो कुत्ते की तरह घुटनों पर बैठ गया और महिला ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारे। महिला ने अपनी हाई हील से उसकी टांग कुचल दी, लेकिन वो बस ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसे मजा आ रहा हो। वो आदमी कुत्ते की तरह करहा रहा था। उसे सजा सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उसने मीटिंग में गलत बात कह दी थी। वे सभी यूनिवर्सल चर्च ऑफ इटर्नल लाइफ के सदस्य थे। वो आदमी, जिसे मिनिस्टर पे के नाम से जाना जाता था, चर्च का एक उच्च पदस्थ सदस्य था और भर्ती का प्रभारी था। उस वक्त कॉस्मिक इटर्नल पंथ के शीर्ष लोग एक मीटिंग में थे। मुख्य प्रबंधक की कुर्सी पर लॉर्ड टाइगर टीथ बैठा था। उससे बड़ा एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जो पूरे चर्च संगठन का चेयरमैन और शहर का सबसे अमीर आदमी था। मीटिंग खत्म होने वाली थी कि तभी एक युवक ने खबर दी कि मिनिस्टर पे की एक शाखा चर्च में उनके विश्वास का भगवान मिला है। चेयरमैन की आंखों में रुचि जगी। मिनिस्टर पे ने तुरंत तारीफों के पुल बांधे, लेकिन लॉर्ड टाइगर टीथ का चेहरा सुनते ही लटक गया। उसने चेयरमैन से बात को टालते हुए कहा कि उसने भगवान के धरती पर आने की कई अफवाहें सुनी हैं। उसने सुझाव दिया कि वो चेयरमैन की जगह जाकर पक्का कर ले कि क्या वाकई भगवान अवतरित हुआ है। चेयरमैन ने सहमति में सिर हिलाया और मीटिंग खत्म करने का इशारा किया। मीटिंग के अंत में वो पहले वाली महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। फिर उसने उसे मिनिस्टर पे को सजा देने का आदेश दिया। मिनिस्टर पे को नहीं पता था कि उसे उस महिला से सजा मिलने वाली है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास से गुजरा। महिला ने उसे वहीं रोक लिया और यहीं से सजा शुरू हुई। जब मिनिस्टर पे को सजा दी जा रही थी, लॉर्ड टाइगर टीथ वहां पहुंचा। उसने मिनिस्टर पे को चेतावनी दी कि अगली बार सिर्फ सजा नहीं होगी। उसने महिला को अपने साथ चलने का इशारा किया। उनके जाने के बाद मिनिस्टर पे ने राहत की सांस ली। दरअसल लॉर्ड टाइगर टीथ कोई सच्चा अनुयायी नहीं था। वो सिर्फ चेयरमैन का पैसा हड़पना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि चर्च का भगवान सामने आए, क्योंकि अगर चेयरमैन को असली भगवान का पता चला तो उसकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती थी। लॉर्ड टाइगर टीथ ने मिनिस्टर पे को उनके भगवान को पकड़ने का काम सौंपा। मिनिस्टर पे के लिए एक वैन में ट्रैंकुलाइजर गन वाले लोग बुलाए गए। उस वक्त चर्च के अनुयायियों का भगवान यानी शंघन का पाला हुआ राक्षस शाखा चर्च में था। शंघन और जीन शाखा चर्च के मिशनरियों से अध्ययन कक्ष में बात कर रहे थे। मिनिस्टर पे ने मिशनरी से मिलते ही उसे राक्षस तक ले चलने को कहा। कई लोग चर्च पहुँचे। जैसे ही चर्च के दरवाजे खुल, सभा अंदर चली गई, लेकिन राक्षस रहस्यमयी ढंग से गायब था। जब मिनिस्टर पे मिशनरियों से शिकायत कर रहा था, उसके पैरों के पास कुछ साफ तरल की बूंदें गिरी। मिनिस्टर पे ने ऊपर देखा। राक्षस उसके सिर के ठीक ऊपर उल्टा लटका था। मिनिस्टर पे घबरा गया। शंघन राक्षस को लोगों को खाने से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिनिस्टर पे ने जल्दी से फोन उठाया और बाहर वैन में ट्रैंकुलाइजर गन वाले लोगों को बुलाया। राक्षस ने मिनिस्टर पे की बुरी मंशा भांप ली। शंघन के रोकने के बावजूद उसने मिनिस्टर पे पर हमला कर दिया। डर की वजह से मिनिस्टर पे ने राक्षस को गाली दी। इससे जीन को पहले वाले चर्च की याद आई, जहां अनुयायियों ने भी ऐसा ही व्यवहार किया था। जीन को अब समझ आया कि मिनिस्टर पे पूजा करने नहीं बल्कि कुछ और करने आया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चर्च के दरवाजे लात मारकर खोले गए। कई हटे-कटे लोग ट्रैंकुलाइजर गन लिए प्रकट हुए। जीन ने शंघन को चिल्लाकर राक्षस को लेकर भागने को कहा, लेकिन राक्षस के चेहरे पर कई ट्रैंकुलाइजर शॉट्स लग चुके थे। बेहोश राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत बाद कई तगड़े लोग जाल लेकर आए और राक्षस को बांध दिया। जीन और शंघन को भी 2 हट्टे-कट्टे लोगों ने काबू कर लिया। मिशनरी, जो स्थिति से अनजान था, ने मिनिस्टर पे से इसका मतलब पूछा। मिनिस्टर पे हंसा और जोर से ठहाका लगाकर बोला, अरे छोटे मूर्ख, तुम सचमुच इस राक्षस को भगवान मानते हो? कितने बेवकूफ हो। होश में आओ, कोई भगवान नहीं है। उसने कहा,
जिन लोगों को मारा गया उन्हें कोई न्याय नहीं मिला, वे बस राक्षसों के हाथों मरे। तुम धर्म से धोखा खा गए हो। मिशनरी उसके शब्दों से ठिठक गया, लेकिन उसके दिल में अभी भी तथाकथित भगवान पर यकीन था। जब मिशनरी टूटने की कगार पर था, जीन ने उसे झकझोरा और चिल्लाकर कहा, ये लोग विधर्मी हैं। विधर्मी शब्द सुनते ही मिशनरी की आंखें सजग हो गई। आखिरकार जब मिशनरी को भी 2 अनुयायियों ने काबू कर लिया, तब उसे होश आया। उसने फैसला किया कि वो चर्च के गद्दारों का न्याय करेगा। उसने अपने को पकड़े अनुयायी पर मुक्का मारा। वो सीधे मिनिस्टर पे की ओर दौड़ा और उसे जकड़ लिया, लेकिन 2 मुट्ठियां 4 हाथों से नहीं जीत सकती। जैसे ही मिशनरी मिनिस्टर पे को मारने वाला था, एक अनुयायी ने ट्रैंक्विलाइजर शॉट मारा। शॉट मिशनरी की गर्दन पर लगा और वो तुरंत बेहोश हो गया। मिनिस्टर पे के आदेश पर शंघन, जीन और मिशनरी को एक गाड़ी में बांध दिया गया। राक्षस को दूसरी गाड़ी में रखा गया। जब राक्षस कोमा से जागा तो उसने खुद को एक पिंजरे में पाया। पिंजरा सख्त सामग्री से बना था, जैसे खास तौर पर उसे कैद करने के लिए बनाया गया हो। जब राक्षस ने बाहर गौर से देखा तो पिंजरे के बाहर 2 और राक्षस कैद थे, ठीक उसी की तरह। मिनिस्टर पे के प्लान के मुताबिक शंघन और उसकी टीम को एक बंजर जमीन पर ले जाकर दफनाया जाना था। जल्द ही 2 अनुयायियों ने उन्हें उस जगह खींच लिया जहां गड्ढा पहले से खोदा हुआ था। लेकिन जैसे ही वे उन्हें दफनाने वाले थे, मिशनरी अचानक होश में आया। उसके माथे पर बल पड़े और उसने अपनी ताकत से हाथों की रस्सियां तोड़ दी। बिना देर किए मिशनरी उस अनुयायी की ओर दौड़ा जो मिट्टी फेंक रहा था और उसकी गर्दन दबोच ली। उसने तब तक दबाया जब तक वो दम तोड़ नहीं गया। ये देखकर दूसरा अनुयायी मदद के लिए आया, लेकिन मिशनरी के सामने उसकी एक न चली। मिशनरी ने उसे कुछ ही पलों में पीटकर बांध दिया। उस अनुयायी से मिशनरी को पता चला कि राक्षस को एक गोदाम में कैद किया गया है। मिशनरी ने शंघन और जीन के साथ गोदाम की ओर दौड़ लगाई। रास्ते में अनुयायी ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हें पता है इंटरनेट पर इस राक्षस को क्या कहते हैं? ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है। उसने बताया कि ये राक्षस न इंसान है न ही दैवीय। ये मानव जेनेटिक म्यूटेशन का परिणाम है। एक आदमी जो लाइव प्रसारण के दौरान अंडरवियर नहीं पहनता था को एक महिला ने बांधकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। वो महिला उसे एक मोटी और लंबी चीज से पुरस्कृत करना चाहती थी। ये आदमी एक वैज्ञानिक था जो जीवों के विकास का विशेषज्ञ था। कुछ दिन पहले उसके सहयोगियों ने पृथ्वी के एक देश में विशाल राक्षसों की तस्वीरें खींची थी। ये राक्षस कम संख्या में थे, लेकिन पूरी दुनिया में फैले हुए थे। उनके शोध के अनुसार इन राक्षसों के शरीर में मानव डीएनए था, इसलिए उन्होंने इन्हें इंसानों का विकसित रूप या जेनेटिक म्यूटेशन का परिणाम माना। उस वैज्ञानिक को पता चला कि ये राक्षस यही इस देश में मौजूद है। 2.5 घंटे पहले उसने लाइव वेबकास्ट में बताया कि ये राक्षस कॉस्मिक एटलिस्ट चर्च में छिपे हैं, जो पूरे देश में फैला है। उसने इंटरनेट पर खुलासा किया कि ये चर्च इन राक्षसों को भगवान मानता है। वो प्रसारण के जरिए फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका प्रसारण चर्च के उच्च अधिकारियों की नजर में आ गया। प्रसारण देखने वाला शख्स था लॉर्ड टाइगर टीथ, यूनिवर्सल चर्च ऑफ इटर्नल लाइफ का शीर्ष प्रबंधक और उस महिला का बॉस। उसने अपने आदमियों को उस आदमी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। 2.5 घंटे बाद वैज्ञानिक अब आराम से अपने पिछले प्रसारण की फुटेज काट रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर आए शख्स ने कहा कि उसके लिए डिलीवरी है। वैज्ञानिक ने कैट्स से झांका और एक बॉक्स लिए आदमी को देखा। बिना शक के उसने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला उस आदमी ने चाकू उठाकर उस पर वार किया। फर्श पर खून के छींटे बिखर गए। जब वैज्ञानिक होश में आया, वो एक सेल में बंधा हुआ था। तभी वो महिला हथौड़ा लेकर उसे पुरस्कृत करने आई थी, लेकिन दरवाजा अचानक एक अनुयायी ने धक्का देकर खोला। वो घबराया हुआ था और बोला कि बाहर कुछ डाकू है। वो डाकू शंघन और उसकी गैंग थी। पहले जिन अनुयायियों को दफनाने का जिम्मा था, उन्होंने राक्षस के कैद होने की जगह की जानकारी दे दी थी। राक्षस को सेल से छुड़ाने के लिए वे अब जबरदस्ती घुसने को तैयार थे। रास्ते में कोई भी अनुयायी रोकता तो मिशनरी अपनी कुल्हाड़ी से रास्ता साफ कर देता। जीन भी कम नहीं थी। उसने स्टील पाइप से लोगों को पीटना शुरू कर दिया। 2 सफाई करने वाले लड़कों को ठिकाने लगाने के बाद शंघन ने उनकी तलाशी ली और गेट की चाबी ढूंढ निकाली। शंघन ने गेट खोला। दरवाजा खुलने की चरमराहट ने सेल के अंदर एक अनुयायी का ध्यान खींचा। मिशनरी ने देखा कि वो अकेला है और उसे नजरअंदाज कर अंदर घुसने की योजना बनाई, लेकिन वो लड़का अचानक मुड़ा और अपने साथियों को इशारा करके बुलाया। पीछे से कुछ तगड़े लोग निकले, लेकिन वे मिशनरी के सामने टिक नहीं पाए।
कुछ ही सेकंड में मिशनरी ने उन्हें पीटकर उनके माता पिता को याद दिला दिया। उनमें से लीडर से उन्हें राक्षस की सटीक जगह का पता चला। वे जाने ही वाले थे कि एक महिला ने उन्हें रोक लिया, वही महिला जो वैज्ञानिक को पुरस्कृत करने वाली थी। वो अब दर्जन भर तगड़े लोगों के साथ तीनों से लड़ने को तैयार थी। उसने कहा, मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे सकती हूँ क्योंकि हम कभी सहकर्मी थे। लेकिन मिशनरी का एकमात्र विचार राक्षस को बचाना था। वो उन्माद में अपनी कुल्हाड़ी लेकर हमले को तैयार हुआ। उसने कहा, अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं राक्षस को बचाऊंगा। ये सुनकर महिला हंसी, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसके सिर में गोली लगी। जीन ने उसे गोली मारी थी और वो खुली आंखों के साथ मर गई। ये देखकर बाकी तगड़े लोगों ने तुरंत हथियार डाल दिए। शंघन ने अकेले राक्षस को बचाने का फैसला किया। जीन और मिशनरी तगड़े लोगों पर नजर रखने लगे। शंघन एक छिपे हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। गेट पर एक अनुयायी बैठा था। उसने शंघन के शरीर पर खून के धब्बे देखे और जल्दी से डंडा निकालकर उस पर हमला किया। डंडा शंघन की बाह पर लगा। शंघन ने उस लड़के से लड़ने का फैसला किया जो अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथ में पाइप कसकर पकड़ा और सही मौके पर लड़के के चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। ये वार इतना तेज था कि लड़का जमीन पर ढेर हो गया। शंघन एक पल भी नहीं रुका और राक्षस के कैदखाने की ओर दौड़ा। आखिरकार आखिरी दरवाजा खोलते ही उसने पिंजरा देखा। राक्षस ने शंघन को आते देख पुकारा और कहा कि उसे भूख लगी है। शंघन ने तुरंत पिंजरे का ताला खोलने की तैयारी की। तभी अचानक एक तेज रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। अगले ही पल कुछ तगड़े लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। उनके लीडर मिनिस्टर पे थे, जिसे राक्षस ने पहले लगभग खा लिया था। शंघन को देखते ही उसने अपने आदमियों को उसे पीटने का आदेश दिया। घबराहट में शंघन का ताला खोलने में देरी हो रही थी, लेकिन जैसे ही अनुयायी उसकी ओर बढ़े उसने आखिरकार ताला खोल दिया। जब एक अनुयायी का चाकू शंघन से 2.5 बास्केटबॉल की दूरी पर था, राक्षस ने उसकी कमर को एक झटके में काट लिया। पलक झपकते ही वो राक्षस का भोजन बन गया। मिनिस्टर पे डर के मारे भागने लगा, लेकिन राक्षस ने अपनी गर्दन बढ़ाई और 2 कदम भी चलने से पहले मिनिस्टर पे को खत्म कर दिया। हड्डियों के चबाने की आवाज गूंजी, लेकिन जैसे ही शंघन जाने लगा राक्षस ने उसे रोका। राक्षस ने इशारा किया कि वो बगल का पिंजरा खोले। शंघन राक्षस के पीछे पीछे गया और टॉर्च की रोशनी में एक और पिंजरे में उसी जैसे राक्षस को देखकर स्तब्ध रह गया। जब उसने मुड़कर देखा तो पीछे एक और राक्षस था। राक्षस ने कोई सफाई देने का समय नहीं लिया और शंघन से सभी को छुड़ाने को कहा। शंघन ने उसे एक नजर दी और फिर सभी पिंजरों के ताले खोल दिए। उसी समय जीन और मिशनरी ने अपनी तरफ से कदम उठाया। कुछ तगड़े लोगों के पीछे का दरवाजा अचानक खुला। जीन और मिशनरी को लगा कि शंघन लौट आया है, लेकिन वो लॉर्ड टाइगर टीथ था, उन तगड़े लोगों का लीडर। उसने अपने आदमियों को ट्रैंक्विलाइजर गन तैयार करने का आदेश दिया। लॉर्ड टाइगर टीथ के आदेश पर स्थिति पलट गई। ये आदमी हर दिन अपनी कुल्हाड़ी से लोगों को मारता था, लेकिन केवल समाज के नीच लोगों को। आज वो उस शख्स को मारने जा रहा था जो स्क्रीन के पीछे छिपकर अश्लील वीडियो देखता था, और वो शख्स एक विधर्मी था जो मिशनरी के कोड के खिलाफ था। उसका कोड नेम था लॉर्ड टाइगर टीथ। स्थिति पलटने के बाद उसने मिशनरी और जीन से तंज कसते हुए कहा, क्या तुम सचमुच उस राक्षस के लिए मरने को तैयार हो? तुम्हें पता है तुमने मुझे कितना नुकसान पहुंचाया है? उसने चिल्लाकर कहा, चुप रहो तुम विधर्मी। जीन ने जवाब दिया, विधर्मी? तुम हमें विधर्मी कह रहे हो जो राक्षसों की अवज्ञा करते हो? लेकिन जैसे ही वो बोला, पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। जब उसने मुड़कर देखा, दरवाजा खुल चुका था। शंघन 2 राक्षसों के साथ भीड़ के पीछे प्रकट हुआ। लॉर्ड टाइगर टीथ घबरा गया। उसने अपने अनुयायियों को राक्षसों पर गोली चलाने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही अनुयायियों ने बंदूकें उठाई, ऊपर की हवा की नलियां हिलने लगी। अगले ही पल एक और राक्षस आसमान से गिरा। एक बदकिस्मत अनुयायी को राक्षस ने पलक झपकते खा लिया। फिर राक्षसों ने कत्लेआम शुरू कर दिया। लॉर्ड टाइगर टीथ ने देखा कि कुछ गड़बड़ है और अकेले भागने की कोशिश की, लेकिन मिशनरी ने उसे देख लिया। उसने बिना हिचक अपनी कुल्हाड़ी में ताकत भरी और लॉर्ड टाइगर टीथ की ओर फेंकी। कुल्हाड़ी 2.5 सेकंड तक हवा में घूमी और उसके कंधे में जा लगी। लॉर्ड टाइगर टीथ लगभग मर ही गया था। उसने अपनी पीठ से कुल्हाड़ी निकाली और मिशनरी को गाली दी, लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। राक्षस का मुंह उस पर था। लॉर्ड टाइगर टीथ को राक्षस ने जिंदा निगल लिया। उसके अनुयायियों को जीन और उसके आदमियों ने पल में खत्म कर दिया। गोदाम जीवित लोगों के लिए कत्ल खाना बन गया। कितना समय बीत गया पता नहीं। सभी अनुयायी न्याय के शिकार हो चुके थे।
शंघन के राक्षस को छोड़कर बाकी 2 राक्षस बुरी तरह घायल थे। मानव चेहरे वाला राक्षस बाकी दोनों राक्षसों से रगड़ा और फिर अचानक अपना मुंह खोलकर दोनों को खा गया। जब राक्षस दावत उड़ा रहा था, शंघन ने देखा कि बगल के दरवाजे में एक आंख चमक रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने वही अगवा किया गया वैज्ञानिक था। वैज्ञानिक ने देखा कि शंघन का कोई बुरा इरादा नहीं है। उसने बताया कि वो मानव जेनेटिक म्यूटेशन का विशेषज्ञ है। जेनेटिक म्यूटेशन की बात फिर से सुनकर शंघन स्तब्ध रह गया। उसे अपने दोस्त शानू की याद आई। तभी जीन ने पीछे से उसके कंधे पर थपथपाया और कहा कि यहाँ बहुत लोग मर चुके हैं, पुलिस जल्दी आएगी। उसने शंघन को वहाँ से भागने को कहा, लेकिन शंघन जेनेटिक म्यूटेशन को समझना चाहता था। उसने जीन से झूठ बोला कि वैज्ञानिक भी एक अनुयायी है और उसे साथ ले जाना चाहिए। ये सुनकर जीन ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने गोदाम के सामने 2 गाड़ियां ढूंढी। जीन ने चर्चा शुरू की। वे रात भर गाड़ी चलाकर उसे चर्च ले जा रहे थे। अगली सुबह जीन और मिशनरी ने गाड़ी रोकी। दरवाजे पर अध्यक्ष उनका स्वागत कर रहा था। मिशनरी ने आगे बढ़कर उसका अभिवादन किया और राक्षस को दिखाया। राक्षस को देखते ही अध्यक्ष घुटनों पर गिर पड़ा और आंसुओं के साथ लॉर्ड मोहलर का नारा लगाया। शंघन और बाकियों को अध्यक्ष ने बॉडी चेकअप के लिए भेजा और राक्षस को एक खास वीआईपी कमरे में रखा गया। शंघन को गंभीर चोटों की जांच के बाद एक मेहमान कमरे में भेजा गया। अध्यक्ष ने शंघन को लॉर्ड टाइगर टीथ जैसा एक सूट गिफ्ट किया। सूट देने वाले ने बताया कि ये अध्यक्ष का शंघन के लिए तोहफा है। शर्मिला शंघन थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने सूट पहन लिया। उसके बाद एक नौकरानी ने उसे रेस्तरां में शानदार भोजन के लिए ले गई। शंघन जैसे ही बैठा, जीन वहां पहुंची और उसका अभिवादन किया। शंघन का चेहरा लाल हो गया। दोनों ने थोड़ी देर बात की। तभी मिशनरी आया, लेकिन वो घायल था। उसका हाथ टूटा हुआ था और पैर में हल्की लंगड़ाहट थी। तीनों ने भोजन का आनंद लिया और फिर पूरे शरीर की मालिश करवाई। शंघन ने स्नान किया और दिन भर के आराम के बाद बिस्तर पर लेट गया। मन में राहत का एहसास था, लेकिन उसे पहले वाले अनुयायी की बात याद आई, जिसने कहा था कि राक्षस सिर्फ मानव म्यूटेशन है। फिर उसने सुबह के अध्यक्ष को याद किया, जो राक्षस के सामने घुटनों पर था और लॉर्ड मोहलर का नारा लगा रहा था। शंघन सोच में डूब गया। क्या उसके अच्छे दोस्त सचमुच कुछ और बन गए या ये बस उनके विश्वासों का विकृत रूप था? तभी कमरे का दरवाजा जोर से खटखटाया। दिन वाला नौकर आया और अध्यक्ष की ओर से सूचित किया कि शंघन को रात की चर्च सेवा में शामिल होना है। शाम को जनरल सीनेट का चर्च अनुयायियों से भरा था। अध्यक्ष मंच पर जोशीला भाषण दे रहा था, लेकिन मंच पर खड़ा शंघन अभी भी उलझन में था। उसने जीन से पूछा कि वो वहाँ क्यों है। जीन ने जवाब नहीं दिया, बस उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा। अध्यक्ष के भाषण ने माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। उसने घोषणा की कि नया लॉर्ड टाइगर टीथ अब भाषण देगा। उसने अपने हाथ रगड़े और जीन ने शंघन की ओर सिर हिलाया। इसका मतलब था कि अध्यक्ष जिस लॉर्ड टाइगर टीथ की बात कर रहा था वो शंघन था। शंघन हैरान था, लेकिन मंच पर अनुयायियों के लॉर्ड टाइगर टीथ के नारे सुनकर वो मंच पर चढ़ गया। हजारों अनुयायियों के सामने शंघन ने अध्यक्ष द्वारा दी गई लॉर्ड टाइगर टीथ की उपाधि स्वीकार की और सभा का अभिवादन किया। लॉर्ड टाइगर टीथ बनने के बाद शंघन बेचैन था। वो रात भर उस वैज्ञानिक की बातों के बारे में सोचता रहा, जिसने कहा था कि राक्षस सिर्फ मानव जेनेटिक म्यूटेशन है। आखिरकार शंघन ने उससे सच जानने का फैसला किया। वो वैज्ञानिक के फ्लोर पर गया। कमरे की पुष्टि करने के बाद उसने दरवाजा खटखटाया। वैज्ञानिक को देखते ही उसने उसे बाहर आने का इशारा किया। वे चर्च की एक कुर्सी पर बैठ गए। शंघन ने सीधे जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में पूछा। वैज्ञानिक ने अपनी जेब छुई, फोन निकाला और पहले बनाया हुआ वीडियो खोला। उसने शंघन को वीडियो देखने का इशारा किया। ये वही वीडियो था जो मानव विकास के बारे में था। वीडियो देखने के बाद शंघन ने वैज्ञानिक से कबूल किया कि उसका दोस्त भी राक्षस बन गया था। वैज्ञानिक ने पूछा, क्या तुम्हारे दोस्त को म्यूटेशन से पहले कोई खाने की समस्या या खास स्थिति थी? शंघन ने जवाब दिया, शानू को उस वक्त ज्यादा मांस नहीं खाने की आदत थी। वो कहता था कि उसे अपच हो जाती है। क्या ये मांस से एलर्जी थी? वैज्ञानिक ने पूछा, कोई और लक्षण? लेकिन शंघन जवाब देने से पहले ही जीन वहाँ से गुजरी और उसे पुकारा। दोनों ने तुरंत सामान्य व्यवहार किया। जीन को कुछ गड़बड़ लगा और उसने शंघन को जल्दी आराम करने के लिए वापस जाने का इशारा किया। शंघन को उसके कमरे तक छोड़ने के बाद जीन राहत महसूस करके चली गई, लेकिन शंघन को अब नींद नहीं आ रही थी। जीन के जाने के बाद वो चुपके से फिर बाहर निकला। वो लिफ्ट लेकर वीआईपी कमरे तक गया और राक्षस के कमरे में अकेले पहुंचा। वो अपने अच्छे दोस्त राक्षस से मिलने आया था। उसने पूछा,
तू इंसान है या भगवान? राक्षस ने कुछ नहीं कहा, उसने बस इतना कहा, अच्छा दोस्त। राक्षस ने शंघन से कहा, भाई मुझ पर भरोसा कर। अगले दिन शंघन, जो अब लॉर्ड टाइगर टीथ बन चुका था, को आज के खलनायकों के सार्वजनिक न्याय में शामिल होना था। जी ने किनारे से उसे थोड़ा ढीला होने का इशारा किया, लेकिन हजारों आंखों के सामने शंघन अभी भी घबराया हुआ था। मिशनरी ने अपने भाषण को चरम पर पहुंचाया और घोषणा की कि अब उनका विश्वास का भगवान खलनायकों का सार्वजनिक न्याय करेगा। मंच पर अनुयायियों की तालियों के बीच एक आदमी को आंखों पर पट्टी और गले में जंजीर बांधकर कुत्ते की तरह लाया गया। मंच का एक बगल का दरवाजा खुला और राक्षस अंधेरे से डरावने अंदाज में बाहर निकला। मंच पर उत्साह की लहर दौड़ गई। हर कोई लॉर्ड मोहलर का नारा लगा रहा था। राक्षस शंघन के सामने रुका और उसे इशारा किया कि वो आदेश दे, इस नीच का न्याय करो सबके सामने। लेकिन शंघन हिचकिचाया। कैदी ने खुद को बेगुनाह बताते हुए सफाई देना शुरू कर दिया। कुछ देर ऐसे ही रुकने के बाद दूसरी तरफ खड़ी जीन से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में शंघन से कहा, लॉर्ड टाइगर टीथ, तुम क्या कर रहे हो? इस नीच को सजा दो। उसने बताया, ये पार्श्विक बीमार आदमी हाई स्कूल में एक 15 साल के लड़के का बलात्कार कर चुका है, लेकिन पुलिस ने उसे सिर्फ 2 साल की सजा दी। आज उसे उसकी असली सजा मिलेगी। जीन ने कहा, ये सजा कोर्ट नहीं बल्कि यूनिवर्सल चर्च ऑफ इटर्नल लाइफ देगा। इस चर्च का मकसद था कोर्ट की जगह लेना और समाज के नीच लोगों का निजी तौर पर सफाया करना। और शंघन गलती से इस चर्च का दूसरा सबसे बड़ा नेता बन गया था। उस बलात्कारी को शंघन के सामने लाया गया था। शंघन को बस एक शब्द कहना था और वो जिंदा खा लिया जाएगा। लेकिन बलात्कारी ने चिल्लाकर कहा कि वो बेगुनाह है, उसके पास कोर्ट का सबूत है। वो अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश में लगा था। उसके शब्दों में सच्चाई की झलक थी जिसने शंघन को और उलझन में डाल दिया। मंच के नीचे अनुयायी बेचैन हो रहे थे। उनकी आवाजें तेज होती गई और शंघन का माथा पसीने से भीग गया। 233 बार लार निगलने के बाद शंघन ने धीमी आवाज में राक्षस से कहा, न्याय हो। अगले ही पल राक्षस ने बलात्कारी को एक काट में निगल लिया, बिना किसी चीख के। उसके न्याय के बाद मंच पर अनुयायी फिर से उबाल पर थे। इस अजीब माहौल ने शंघन को, जो पहली बार किसी का न्याय कर रहा था, सिहरन से भर दिया। उसने उल्टी करने का इशारा किया, लेकिन और नीच लोगों का न्याय होना बाकी था। मिशनरी ने अगले खलनायक को लाने की घोषणा की, लेकिन तभी शंघन ने उसे रोक दिया। उसने कांपते हुए कहा कि आज का न्याय यही खत्म होता है। फिर वो मंच से नीचे उतरकर चला गया। कमरे में लौटते ही शंघन ने सबसे पहले बाथरूम में उल्टी की। उल्टी करने के बाद उसे उस बलात्कारी की बातें याद आई। उसे लगा कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। शंघन को लगने लगा कि वो जो कर रहा है, क्या वो सही है? तभी कमरे की घंटी बजी। जीन थी। दरवाजा खुलते ही शंघन और जीन एक दूसरे को देखते रहे। जीन ने मुस्कुराकर पूछा कि क्या वो अंदर आ सकती है। शंघन ने मना नहीं किया। जीन ने पूछा, तुम ठीक हो? शंघन के मन में उथल पुथल थी। उसने कहा, मुझे नहीं पता मैं इस चर्च में क्या कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। जीन ने उसे तुरंत सांत्वना दी। उसने कहा, पहली बार जब मैंने किसी नीच का न्याय किया, मैंने भी यही सोचा था। क्या अगर वो बेगुनाह था? ये सिर्फ तुम या मैं नहीं, यहाँ हर अनुयायी ऐसा महसूस करता है। उसने कहा, लेकिन हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। इस दुनिया में बहुत सारे चालाक लोग हैं जिन्हें कानून सजा नहीं दे पाता। बात करते करते जीन कुछ पुरानी यादों में खो गई। पता चला कि जीन का भी एक दर्दनाक अतीत था। ये महिला जो 80 साल के बूढ़े को भी काबू में कर सकती थी, असल में बहुत दुखी थी। और जब वो 14 साल की थी, तब स्कूल के एक सीनियर ने उसका बलात्कार किया था। जब उसने उस दरिंदे को कोर्ट में ले गई तो वो बरी हो गया। जीन की दुनिया उजड़ गई। बलात्कार की कहानी स्कूल में वायरल हो गई। सब उसे गंदा कहने लगे, उसकी बेशर्मी का मजाक उड़ाने लगे। दबाव न झेल पाने के कारण जीन ने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने की प्रक्रिया में भी शिक्षक ने उसका मजाक उड़ाया। जिस दरिंदे ने उसका बलात्कार किया वो उल्टा पीड़ित की तरह दिखने लगा। समय के साथ जीन और बिखर गई। वो दिन भर सिगरेट और शराब में डूबने लगी। जब उसे लगा कि शायद सारी गलती उसी की है, तभी उसकी इकलौती बहन, जो उसकी परवाह करती थी, ने उसे फोन किया। दोनों ने डिनर पर मिलने का फैसला किया। डिनर टेबल पर जीन ने अपनी बहन को बलात्कार की बात बताई। वो हैरान रह गई। उसने तुरंत जीन को अपने चर्च में ले जाने का प्रस्ताव दिया। वो चर्च था यूनिवर्सल चर्च ऑफ इटर्नल लाइफ, जिसका मकसद था पुलिस की जगह लेना और समाज के नीच लोगों का निजी तौर पर सफाया करना। हताश जीन ने अपनी बहन का न्योता स्वीकार कर लिया। उसकी बहन
उसे चर्च के एक मिशनरी से मिलवाने ले गई। मिलते ही उसकी बहन ने मिशनरी से मदद मांगी। उसने उस दरिंदे को सजा देने की गुहार लगाई जिसने जीन का जीवन बर्बाद किया था। मिशनरी ने कहा कि सजा उनके चर्च के नियमों के अनुसार होगी। उसने जीन को नियमों के बारे में बताना शुरू किया। जीन ने बिना हिचक मिशनरी की बात मान ली। आंसुओं के साथ उसने उस दरिंदे को सजा देने की गुहार लगाई। एक तूफानी रात में मिशनरी और जीन की बहन ने मिलकर उस दरिंदे को पकड़ लिया। जीन को बस इतना करना था कि उसके सिर से कपड़ा हटाए और पक्का करे कि यही वो शख्स है जिसने उसका जीवन बर्बाद किया। लेकिन जैसे ही जीन ने उसका चेहरा देखा, वो उस पर टूट पड़ी और उसकी गर्दन पकड़ ली। रोते हुए उसने अपनी पकड़ और मजबूत की जब तक कि वो दरिंदा सांस नहीं ले सका। आखिरकार जीन धीरे धीरे रुकी। मिशनरी और उसकी बहन की मदद से उस दरिंदे को एक बंजर जमीन में दफना दिया गया। उस दिन से जीन का नया जन्म हुआ। अब जीन ने शंघन को अपनी सारी कहानी सुना दी। ये सुनकर शंघन का दिल डोल गया। जीन खड़ी हुई और धीरे धीरे शंघन के करीब आई। उसने कहा, शंघन, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही था। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। जीन ने अपना कोट उतारा और शंघन के साथ कुछ निजी पल बिताए। उसी समय कारी को खाने के बाद राक्षस के शरीर में बदलाव शुरू हो गया। 3 मिनट की गहरी बातचीत के बाद शंघन संतुष्ट नजर आया। जीन ने समझदारी दिखाई, अपनी चीजें समेटी और बिना चिपके चली गई। शंघन बाहर निकलने को तैयार था। वो अपने दोस्त शानू यानी राक्षस से मिलने जा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने राक्षस के कमरे का दरवाजा खोला, वो खून के गड्ढे में लिपटा हुआ था। ये वैसा ही था जैसे पहले कोकून बनने के समय, लेकिन इस बार म्यूटेशन का आकार बहुत बड़ा था। पूरा कमरा भर रहा था। खबर मिलते ही चर्च का अध्यक्ष दौड़ा आया। मिशनरी और जीन भी जल्दी वहां पहुंचे। पिछले म्यूटेशन का अनुभव होने के कारण जीन और शंघन घबराए नहीं। उन्होंने अध्यक्ष को समझाया कि ये राक्षस का स्व-विकास है। अध्यक्ष उलझन में था। उन्हें नहीं पता था कि दरवाजे से झांक रहा वैज्ञानिक ही इस रहस्य को समझ रहा था। उसी समय चर्च की जेल में जहां कैदियों को रखा जाता था, एक 15 साल की लड़की में भी बदलाव शुरू हो गया। ये लड़की दूसरों की नजर में पागल थी। चर्च ने उसे इसलिए कैद किया था क्योंकि उसने अपने माता पिता को मार डाला था। उसे कैद करने वालों ने उसे साइकोपैथ समझा, उसे बेरहम कहा। लेकिन जब उसे अपने माता पिता की हत्या के लिए ताने मारे जाते, वो दांत दिखाकर दुष्टतापूर्ण मुस्कान देती। जब एक गार्ड ने उससे कहा कि उसे अपने माता पिता को नहीं मारना चाहिए था, तो वो ठंडे पसीने में डूब गया। उसने लड़की का खाना रखा और जल्दी से चला गया। लड़की ने खाना उठाया, लेकिन एक कौर लेते ही उसे स्वाद अलग लगा। चावल का एक दाना निगलना भी मुश्किल था। ये भूख न लगना राक्षस बनने का शुरुआती लक्षण था। रात हो चुकी थी। शंघन अपने कमरे में दिन के जीन के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। वो अनुयायी था जो दिन में लड़की को खाना देता था। उसने घबराते हुए शंघन को बताया कि जेल में उस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है। शंघन तुरंत उसके साथ तहखाने की ओर दौड़ा। लड़की का शरीर अब 2.5 गुना बड़ा हो चुका था। उसे देखकर शंघन भी थोड़ा हैरान था। वो धीरे धीरे जेल के दरवाजे के पास गया। लड़की की देखभाल करना चाहता था, लेकिन वो कुछ कह पाता। तभी लड़की का सिर अचानक घुमा और एक विशाल गहरा मुंह शंघन की ओर बढ़ा। शंघन डर से कांप उठा। अनुयायी दौड़कर स्थिति देखने आए। उन्होंने शंघन से पूछा कि क्या राक्षस को बुलाकर इसे ठीक करना चाहिए, लेकिन राक्षस अभी अपने विकास के चरण में था। शंघन कुछ कर नहीं सका। उसने फैसला किया कि जब तक राक्षस का विकास पूरा नहीं होता, इंतजार करना बेहतर है। अगले दिन चिंतित शंघन ने वैज्ञानिक से जांच करने को कहा। कुछ देर विश्लेषण के बाद वैज्ञानिक ने पुष्टि की कि लड़की में भी जेनेटिक म्यूटेशन हुआ है, लेकिन उसे ये अजीब लगा कि लड़की का विकास बहुत तेजी से हो रहा था। वो एक दिन से भी कम समय में राक्षस बन गई थी। उसने शंघन से पूछा कि वो इसके बारे में क्या करने वाला है। शंघन ने कहा कि वो राक्षस के जागने का इंतजार करेगा और उसे फैसला करने देगा। तब शंघन ने वैज्ञानिक को राक्षस के कोकुन बनने की बात बताई। वैज्ञानिक ने कहा कि वह इसे देखना चाहता है। दोनों जल्दी राक्षस के कमरे में पहुंचे। वैज्ञानिक ने करीब से जांच की और निष्कर्ष शंघन जैसा ही था। उसने कहा कि राक्षस अब द्वितीयक म्यूटेशन में है, जैसे कोई कीड़ा कोकून में हो। शंघन ने मिशनरी, जीन और अध्यक्ष को बुलाकर तहखाने की म्यूटेंट लड़की के बारे में चर्चा की। मिशनरी ने कहा कि उसे मार देना चाहिए, लेकिन जीन ने सुझाव दिया कि कुछ देर निगरानी की जाए। अध्यक्ष ने कोई राय नहीं दी, बस शंघन से पूछा कि वो क्या करने वाला है। शंघन ने जीन की बात मानी और फैसला किया कि लड़की को कुछ खाना दिया जाए। शंघन को नहीं पता था कि उसका ये फैसला चर्च के अंत का कारण बन सकता था। ये अब तक का सबसे चालाक स्वर था,
जिसका IQ कम से कम 180 था। उसे राक्षस को खिलाने के लिए ले जाया जा रहा था। उसे पकड़े छोटे भाई को जल्दी थी कि वह उसे राक्षस के पिंजरे तक पहुंचाए। दोनों ने फैसला किया कि एक गेट खोलेगा और दूसरा सुअर को छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही गेट खुला, सुअर पीछे हटने लगा, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि उसे खाया जाएगा। उसके चारों खुर पीछे की ओर धकेल रहे थे। गेट खोलने वाले ने सुअर को जल्दी करने को कहा, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि राक्षस ने उसका सिर खा लिया। खून के छींटे उसके चेहरे पर बिखर गए। सुअर पागलों की तरह चीखने लगा। छोटा भाई इतना डर गया कि उसके हाथ पैर सुन पड़ गए। सुअर ने मौका पाकर छोटे भाई से छूटकर दरवाजे की ओर भाग लिया। अगले ही पल छोटे भाई का सिर भी राक्षस ने खा लिया। इसके बाद राक्षस आजाद हो गया। पूरा चर्च उसका भोजनालय बन गया। जो भी जीवित दिखा उसने उसे एक काट में निगल लिया। चर्च के कुछ सुरक्षा कर्मी दौड़कर राक्षस को घेरने पहुंचे। खबर जल्दी ही शंघन तक पहुंची। जीन भी समय पर वहां आ गई। तभी राक्षस ने फिर से हमला कर दिया। राक्षस को लोगों को इस तरह निगलते देख कुछ धोखे में पड़े अनुयायी अभी भी सोच रहे थे कि क्या ये उनका भगवान है। जीन, जो अभी भी समझदार थी, ने जमीन से अपना हथियार उठाया और राक्षस से लड़ने को तैयार हुई। शंघन ने अचानक जीन को पीछे खींच लिया। उसने कहा, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। लेकिन राक्षस इतना ताकतवर था कि कुछ लोग सिर्फ देखते रह गए, जबकि उनके साथी एक एक कर निगले जा रहे थे। इस सबसे निराशाजनक क्षण में चर्च का मिशनरी वहां पहुंचा। जब राक्षस लोगों को खा रहा था, मिशनरी का माथा सिकुड़ा। उसने अपनी विशाल कुल्हाड़ी में ताकत भरी और राक्षस की ओर दौड़ा। आखिरकार एक छलांग के साथ उसने कुल्हाड़ी से सीधा वार किया, लेकिन राक्षस ने अपने मुंह में अधखाए एक तगड़े आदमी को ढाल बनाकर मिशनरी के घातक प्रहार को रोक लिया। मिशनरी के पीछे हटने से पहले ही राक्षस ने अपना विशाल मुंह खोला और उस पर हमला किया। मिशनरी किसी तरह बच गया, लेकिन राक्षस का अगला हमला भी चूका। इस बार शंघन ने मिशनरी को बचा लिया। उसने कहा, ये राक्षस बहुत खतरनाक है, और मिशनरी को अपने साथ छिपने का इशारा किया। मिशनरी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने शंघन से कहा, कोई बात नहीं, और फिर राक्षस से लड़ने को तैयार हो गया। वो निहत्थे राक्षस की ओर दौड़ा, अपने घायल हाथ को उठाया और राक्षस पर जोरदार प्रहार किया। राक्षस ने वो वार अपने मुंह से लिया, लेकिन ये मिशनरी की योजना थी। उसने जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी को लात मारी। कुल्हाड़ी 2.5 बार हवा में घूमी और मिशनरी के दाहिने हाथ में आ गई। गुस्से की हुंकार के साथ उसने राक्षस पर वार किया। राक्षस अपना मुंह बंद नहीं कर पाया और वार सहन करना पड़ा। मिशनरी ने राक्षस पर 2 और मुक्के जड़े। राक्षस घायल हो गया, उसके अंग कांपने लगे और आखिरकार वो मिशनरी के सामने ढेर हो गया। लकवाग्रस्त राक्षस को देखकर मिशनरी ने राहत की सांस लेनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल राक्षस फिर से हिलने लगा। उसकी आंखें खुली और उसने मिशनरी पर फिर से हमला किया। जैसे ही मिशनरी भी राक्षस के शिकार होने वाला था, चर्च के दरवाजे अचानक खुल गए। एक बिना कमीज का आदमी अंदर आया और सीधे राक्षस की ओर बढ़ा। ये आदमी एक प्रदर्शनकारी था जो कभी बिना कपड़ों के घर से नहीं निकलता था। चर्च में राक्षस के अचानक प्रकट होने से 7-8 सुरक्षा गार्ड भी उसे काबू नहीं कर पाए थे। लोग डरकर भाग गए थे, लेकिन ये आदमी निडरता से राक्षस के पास गया। राक्षस के खूनी मुंह को सामने से आते देख वो घबराया नहीं। उसने अपना हाथ राक्षस के मुंह में डाला और उसे पालतू जानवर की तरह सहलाने लगा। राक्षस बिल्ली की तरह आज्ञाकारी हो गया। पता चला कि ये आदमी पहले खुद एक राक्षस था। उसने आधा महीना घर में वीडियो गेम खेलते हुए बिताया, बिना पानी पिए या खाना खाए। आखिरकार उसमें जेनेटिक म्यूटेशन हुआ और वो राक्षस बन गया। राक्षस बनने के बाद उसने फिर से म्यूटेशन किया और 2 बदलावों के बाद वो इंसानी रूप में लौट आया। उसका नाम था शानू, शंघन का सबसे अच्छा दोस्त। शानू के कुछ सहलाने के बाद राक्षस शांत हो गया। सभी अनुयायी घुटनों पर बैठ गए। इस पल में शानू चर्च का सच्चा लॉर्ड मोहलर बन गया, लेकिन केवल शंघन जानता था कि सामने खड़ा शानू अब पहले जैसा नहीं था। बाद में शंघन अकेले शानू के मेहमान कमरे में गया। मिलते ही उसने पूछा, क्या तुम वही शानू हो? क्या तुम्हें वह सब याद है जो राक्षस बनने से अब तक हुआ? शानू ने कहा, मैं वही शानू हूँ, लेकिन अब शायद थोड़ा अलग हूँ। यादों के बारे में उसने कहा, मुझे पहले की हर बात याद है, लेकिन अब मेरे दिमाग में कई और लोगों की यादें भी हैं। शंघन ने और सवाल नहीं पूछे। अब वो मिशनरी से मिलने जा रहा था। पिछली लड़ाई के बाद मिशनरी का बायां हाथ चला गया था, लेकिन बाकी सब ठीक था। लोग अभी भी शंघन से लॉर्ड मोहलर के बारे में पूछ रहे थे। शंघन ने समझाया कि जो लॉर्ड मोहलर वे देख रहे हैं वो उसका अच्छा दोस्त है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो राक्षस से इंसान कैसे बन गया।
जीन ने बीच में टोकते हुए कहा, हम अनुयायियों के लिए बस लॉर्ड मोहलर चाहिए। मिशनरी ने मुस्कुराकर कहा, शानू चाहे जैसा दिखे, वो मेरे दिल का लॉर्ड मोहलर है। उनकी बातें सुनकर शंघन उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शानू को दोस्त माने या भगवान। रात को एक चर्च नौकर शानू के लिए रात का खाना ले गया। कमरे में घुसते ही शानू ने नौकर को खाना लेकर पास आने का इशारा किया। बिना कुछ समझे नौकर ने वैसा ही किया। जैसे ही नौकर पास आया, शानू ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा देखकर नौकर का जबड़ा लगभग गिर पड़ा। उसे कुछ समझ आने से पहले एक तंबू जैसी चीज ने उसके शरीर को भेद दिया। आखिरकार नौकर शानू का रात का खाना बन गया। खाना खाने के बाद शानू तहखाने में गया। वो सीधे राक्षस की जेल के पास पहुंचा और जेल का दरवाजा खोल दिया। राक्षस शोर सुनकर मुड़ा, लेकिन शानू ने अचानक उसका बाह पकड़ लिया। उसने जोर से खींचा और शानू की बाह चीज की तरह टूटकर अलग हो गई, लेकिन उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसने अपनी टूटी बाह को राक्षस के मुंह में डाल दिया। इस आदमी का पालतू एक आदमखोर राक्षस था, जिसका मुंह विशाल और चेहरा डरावना था। जब भी राक्षस को भूख लगती, शानू अपनी बाह उखाड़कर उसे खाने के लिए देता। कुछ ही सेकंड में उसकी बाह वापस उगाती। वो राक्षस से बहुत प्यार करता था। हर सुबह उसे देखकर जागना उसके लिए सुखद था। वो राक्षस को सीधे घर ले जाना चाहता था। आसपास के अनुयायी हैरान थे, लेकिन शानू के लिए ये बस एक ताजा हवा का झोंका था। उसे नहीं पता था कि उसकी इस हरकत को एक पुलिस वाली गौर से देख रही थी। जब शानू राक्षस को लेकर लिफ्ट में चढ़ा, पुलिस वाली सुरक्षित रास्ते की ओर दौड़ी। जैसे ही शानू राक्षस के साथ कमरे में लौटने वाला था, पुलिस वाली ने उनकी तस्वीर खींच ली। ये पुलिस वाली लंबे समय से चर्च पर नजर रखी थी। क्या आपको वो पुलिस वाला याद है जो उस वक्त शंघन के घर में घुसा था जब वो अभी घर पर था? वो शंघन के कत्ल की जांच कर रहा था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसकी सहायक ये पुलिस वाली ने जिम्मेदारी संभाली। जब शंघन और जीन भाग रहे थे, तब से वो शंघन की जांच कर रही थी। सर्विलांस वीडियो में उसने शंघन और जीन को राक्षस के साथ पहाड़ पर जाते देखा था। वो उस कबाड़ खाने तक पहुंची जहां शंघन ने राक्षस को छिपाया था। वहां उसे एक बाह और पूरे कमरे में खून के धब्बे मिले। तब से उसने शंघन को मुख्य संदिग्ध माना। सड़क किनारे के सर्विलांस से उसे उस छोटे चर्च का पता चला, लेकिन वो चर्च तोड़ा जा रहा था। उसने वहां से जानकारी जुटाई और पता चला कि चर्च का नाम कॉस्मिक इटर्नल लाइफ था। शंघन के कत्ल और फरारी के सबूत ढूंढने के लिए वो एक अनुयायी बनकर शंघन के मुख्य चर्च में पहुंची। उसने न सिर्फ राक्षस को लोगों को खाते देखा, बल्कि ये भी पाया कि चर्च में कैदियों के लिए एक जेल थी जहां कई लोग बंद थे। अब जब पुलिस वाली जान जोखिम में डालकर तस्वीरें ले रही थी, तभी एक आवाज ने उसे पुकारा। वो वही लड़की थी जिसने पहले शानू से अपने पिता को खाने की गुहार लगाई थी। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, दीदी, क्या आपने लॉर्ड मोहलर की तस्वीर ली? पुलिस वाली डर से कांप उठी। उसे लगा कि उसकी पुलिस वाली पहचान उजागर हो गई, लेकिन अगले ही पल लड़की मुस्कुराई और बोली कि वो भी उसकी तरह लॉर्ड मोहलर को चुपके से देखने आई थी। ये सुनकर पुलिस वाली ने राहत की सांस ली। उसने मजाक में कहा कि उसे नहीं पता था कि वह लड़की के हाथों पकड़ी जाएगी। लड़की ने कहा कि वो पुलिस वाली के साथ ये राज रखेगी, क्योंकि अगर उसकी माँ को पता चला कि वो लॉर्ड मोहलर को देखने चुपके से आई तो उसे डांट पड़ेगी। लड़की और पुलिस वाली चर्च के अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकल गई। रास्ते में पुलिस वाली ने पूछा कि लड़की की माँ कहाँ है। लड़की ने कहा, अब चर्च में शाम की सेवा का समय है, माँ जल्दी यहाँ होगी। बात पूरी होते ही लड़की ने अपनी माँ को देख लिया। माँ को देखते ही लड़की उससे लिपट गई। पुलिस वाली और लड़की की माँ ने कुछ औपचारिक बातें की। माँ ने सुझाव दिया कि पुलिस वाली उनके साथ चर्च जाए। पुलिस वाली ने मना नहीं किया और उनके साथ चर्च चली गई। कुछ ही पलों में चर्च अनुयायियों से भर गया। सेवा शुरू होने वाली थी। इस बार मेजबान थे शंघन और शानू। मंच पर खड़े शानू ने माँ बेटी को तुरंत देख लिया। उसने एक दुष्ट मुस्कान दी। अनुयायी खलनायकों के न्याय के नारे लगा रहे थे। शानू ने न्याय की शुरुआत की घोषणा की। फिर उसने अपने कपड़े उतार दिए। अचानक उसकी पीठ से कुछ हिलते हुए उभार निकले। वे उभार पंखों में बदल गए। ये आदमी मंच पर हजारों लोगों के सामने नग्न खड़ा था। मंच पर मौजूद लोग खामोश थे, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। शानू की पीठ से खून जैसे लाल पंख निकले। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और पंख एक दिशा में मुड़ने लगे। फिर वे पंख एक तंबू में बदल गए और मंच के नीचे बैठी एक अधेड़ उम्र की महिला को भेद दिया। खून के छींटे उसकी बगल में बैठी लड़की पर पड़े। लड़की को तंबुओं ने हवा में उठा लिया। वो उस महिला की बेटी थी। माँ बेटी ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा। फिर महिला को हवा से खींचकर मंच पर शानू की पीठ पर लाया गया।
पंखों ने महिला को जकड़ लिया। शानू के ठंडे हंकार के साथ वो उसका आधी रात का भोजन बन गई। पुलिस को बुलाने की बजाय मंच पर मौजूद लोग तालियां बजा रहे थे। ये सभी यूनिवर्सल चर्च ऑफ इटर्नल लाइफ के सदस्य थे। मंच पर खड़ा शानू उनका भगवान था। महिला के न्याय के बाद उसकी बेटी टूट गई। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। जीन ने उसे देखा और उससे बात करने का फैसला किया। जीन ने लड़की से शानू के बारे में बात की। शानू ने उसके माता पिता दोनों को मार डाला था। फिर भी लड़की रोते हुए कह रही थी कि शानू उसके लिए कीमती है, उसके दिल का भगवान है। जीन ने मौका देखकर कहा कि शानू अपने सभी अनुयायियों की रक्षा के लिए समर्पित है। उसने कहा, तुम्हारी माँ को अभी मारना उसका उद्धार था, वो अब स्वर्ग में सुख से है। मासूम लड़की जीन के शब्दों से प्रभावित हो गई। आखिरकार उसने कड़वी मुस्कान के साथ हकीकत को स्वीकार कर लिया। उसी समय शानू आराम से नहा रहा था। तभी शंघन अंदर घुसा। वो गुस्से में शानू के बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचा और पूछने लगा, शानू क्यों लोगों को मार रहा है? और फिर वो उससे पूछता है, तेरे पीठ पर जो पंख थे उनका क्या हुआ? इस पर शानू बिना ध्यान दिए उठ खड़ा होता है। वो कहता है, मेरे शरीर के साथ जो हुआ उसकी फिक्र मत करो। क्या हम हमेशा से अच्छे दोस्त नहीं रहे? और उस औरत को मैंने इसलिए मारा क्योंकि उसका मारा जाना जरूरी था, लेकिन उसने कोई अपराध तो नहीं किया था। शांगन ने विरोध किया। शानू ने दोहराया, मैंने उसे इसलिए मारा क्योंकि मेरे लिए जरूरी था कि उसे मारा जाए। इसके बाद शानू थोड़ा झुंझलाते हुए कहता है, अगर कुछ कहना नहीं है तो चले जाओ, तुम्हें चर्च का ध्यान रखना है। शांगन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप मुड़ जाता है और निकल पड़ता है। जाते हुए उसके मन में एक बात घूमती है, ये शानू वैसा नहीं है जैसा वो पहले हुआ करता था। अगले दिन की शुरुआत होती है। चर्च के कई सदस्य शू के कमरे में बुलाए जाते हैं। एक एक करके जैसे ही श्रद्धालु कमरे में दाखिल होते हैं, शानू कमरे से बाहर आता है, मुस्कुराता है और उनका स्वागत करता है। कुछ लोग उसे देखकर श्रद्धा में घुटनों के बल बैठ जाते हैं, लेकिन शानू उन्हें जल्दी से खड़े होने का इशारा करता है। वो अपनी कुर्सी पर बैठता है और बताने लगता है कि उसने उन्हें क्यों बुलाया है। कुछ लोगों ने सोचा कि शायद वे शानू की मदद करने आए हैं। तभी शानू हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि आज तुम पर फैसला सुनाया जाएगा। जैसे ही ये शब्द खत्म होते हैं, बगल के कमरे से एक विशाल राक्षस बाहर निकल आता है। ये बीमार व्यक्ति अपनी पत्नी के रूप में एक राक्षस को रखता है और हर दिन उसे सहलाता रहता है। लेकिन उस राक्षस का भोजन जीवित लोग होते हैं, इसलिए उसने कुछ लोगों को झांसे में फंसाकर घर बुलाया और फिर राक्षस को छोड़ दिया। राक्षस को देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। वे दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से दो ताकतवर आदमी बंद कर चुके थे। चाहे जितना भी दरवाजा खटखटाया गया, वो नहीं खुला। एक महिला ने अनायास ही पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल वो राक्षस के जबड़े में थी। उसका खून बाकी लोगों पर बिखर गया। पूरा कमरा जैसे नरक में बदल गया। शानू पीछे बैठा ये सब देखकर खुश हो रहा था। उसका नाम शानू है, इस ब्रह्मांडीय अनंत चर्च का देवता। जो लोग इन राक्षसों का शिकार बनते हैं, वे उसी के भक्त होते हैं। धीरे धीरे चर्च में ये खबर फैल जाती है कि कुछ श्रद्धालु अचानक गायब हो गए हैं। जीन और बाकी लोग सोचते हैं कि चर्च में सुरक्षा की समस्या है और वे चर्च के मुख्य दरवाजे पर निगरानी स्टाफ नियुक्त कर देते हैं। अब चर्च से बाहर जाने के लिए पास लेना जरूरी होता है। इसी बीच चर्च में छुपी हुई एक महिला पुलिस अधिकारी बाहर जाने की योजना बनाती है। वो उस छोटी लड़की को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन लड़की जो अब पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुकी है, जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है, मैं हमेशा शानू के साथ रहूंगी, उसकी रक्षा के लिए। जब वे दोनों इस बारे में बात कर रहे होते हैं, तभी जीन उनके पास आता है। उसे पता चलता है कि पुलिस अफसर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहती है। जीन लड़की की देखभाल का जिम्मा लेने की पेशकश करता है और बताता है कि चर्च की सुरक्षा अब पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। फिर जीन अपनी जेब से एक निकासी पास निकालता है, उसमें नाम बदलता है और पुलिस वाली को दे देता है। पुलिस वाली चली जाती है। जाते जाते वो सोचती है, अब जब चर्च की सुरक्षा अचानक इतनी बढ़ा दी गई है, जरूर उन गायब हुए लोगों से इसका कोई नाता है। रात हो चुकी है। लड़की जीन के बिस्तर पर करवटें बदल रही है। वो जीन से पूछती है, क्या मेरी माँ का फैसला सच में जरूरी था? जीन उसे आश्वस्त करता है, हाँ, शानू ने कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा। जीन की बातों के बावजूद लड़की के मन में संदेह और दर्द की मिश्रित भावनाएं हैं। इसी समय शांगन फिर से उस वैज्ञानिक से मिलता है। वो पूछता है, अब तुम शानू के बारे में क्या सोचते हो? वैज्ञानिक कहता है, संभावना है कि जो लोग हाल ही में लापता हुए हैं, वे या तो शानू ने खा लिए या फिर वो राक्षस जो तहखाने में रहता है। वो बताता है कि शानू में अब जीन परिवर्तन हो चुका है और उसे जीवित लोगों की आवश्यकता
पहले से कई गुना ज्यादा हो गई है। इसका मतलब है कि शानू अब अपने परिवर्तन की अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है। फिर वो खच्चर का उदाहरण देता है। घोड़े और गधे की संतान होने के बावजूद खच्चर प्रजनन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें स्वतंत्र प्रजाति नहीं माना जाता। लेकिन अगर वे प्रजनन करने लगे तब हम उन्हें नई प्रजाति मानेंगे। वो कहता है, अब तक जितने भी उत्परिवर्तन मैंने देखे हैं वे सभी नर थे, लेकिन आखिरी बार जो राक्षस हमने तहखाने में देखा वो मादा प्रतीत होता था। अगर ये एक ऐसा जीन परिवर्तन है जो प्रजनन कर सकता है, तो अब ये केवल उत्परिवर्तन नहीं रहे, ये नई प्रजातियां बन चुकी है। तो क्या तुमने ये सोचा? मेरा मानना है कि शायद वे अब प्रजनन की तैयारी कर रहे हैं। अब सोचो, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम इस मासूम सी बच्ची के साथ कुछ घिनौना काम करो, तो क्या तुम उसकी जुबान में चाकू घोंपना पसंद करोगे? शांगजिन की वैज्ञानिक से बातचीत खत्म होने ही वाली थी कि एक मिशनरी उसके घर आ पहुंचता है। वो शांगन को टहलने के लिए बुलाता है और रास्ते में जीन को भी बुला लेता है। तीनों मिलकर पार्क में बातें करने लगते हैं। अचानक मिशनरी चर्च में हाल ही में हुई गायबियों का जिक्र करता है। उसे भी पता चला है कि ये सब शानू ने ही अंजाम दिए हैं। शांगन कहता है कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन जीन सुझाव देता है, क्यों न हम सीधे जाकर शानू से ही पूछ लें। शांगन तैयार हो जाता है और तीनों शू के कमरे की ओर चल पड़ते हैं। शांगन सीधे पूछता है, क्या तुम हर दिन अपने कमरे में चर्च के अनुयायियों को मारते हो? वो और भी साफ पूछता है, तुम श्रद्धालुओं को क्यों मारते हो, जबकि चर्च में तो कैदी भी होते हैं? शानू ठंडी आवाज में कहता है, तो क्या वो हार्डवेयर की दुकान वाला आदमी जिसे हमने सबसे पहले मारा चर्च का कैदी था, या फिर वो चश्मे वाला जो दुकान में था, या वो पुलिस वाला जो घर में घुसा था? क्या उन्हें भी चर्च ने भेजा था? शानू की इन बातों ने शांगन को बिल्कुल चुप कर दिया। जीन बीच बचाव करने के लिए आगे आता है, क्योंकि अब पूरा चर्च डर के साए में जी रहा है। जुआन ने लड़की की बात पूरी होने से पहले ही टोका, मैंने तुमसे कुछ कहने को नहीं कहा था और अपने काम मैं खुद संभालूंगा, ये तुम्हारा मामला नहीं है। फिर उसने जोड़ा, और हाँ, एक और बात, आज से ये छोटी प्यारी बच्ची भी एक मोलर लॉर्ड है, मेरी ही तरह। उसे भी वैसा ही सम्मान मिलेगा जैसा मुझे मिलता है। ये बात खत्म होते ही अटारी से वही राक्षसी बाहर आई। लगता था कि उसे मिशनरी से पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि उसने पहले उसे चोट पहुंचाई थी। दोनों की नजरें मिली और तभी राक्षसी उस पर झपटी। किस्मत से मिशनरी वक्त पर पीछे हट गया और बच गया, लेकिन राक्षसी उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। वो फिर से मुंह खोलकर उसे निगलने ही वाली थी, तभी एक कुर्सी उसके सिर पर जा लगी। वो शंघन ने फेंकी थी। राक्षसी ने गुस्से से सिर घुमाया और शंघन को घूरने लगी। फिर उसने फिर से मुंह खोला। अब ये आखिरी वार होने वाला था, लेकिन तभी शानू बीच में कूद पड़ा। बस बहुत हुआ, रुक जाओ, सब लोग बाहर निकलो। कमरे की हवा जैसे जम गई। तीनों चुपचाप मुड़े और बिना कुछ बोले बाहर निकल गए, लेकिन शानू के चेहरे पर एक अजीब सी झलक थी। बाद में तीनों फिर बैठे और शानू को लेकर बातचीत करने लगे। पहले साइंटिस्ट से मिली जानकारियों के आधार पर शंघन ने एक सवाल उठाया, अगर शानू भगवान नहीं है तो हमारे साथ क्या होगा? मिशनरी ने कहा, ये नामुमकिन तो नहीं, पर अगर ऐसा हुआ तो हमारी ये चर्च एक काले धब्बे जैसी बन जाएगी, एक खतरनाक संगठन जैसे किसी घाव में फंस। जुआन ने दोनों को तसल्ली दी, घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। पर शंघन अभी भी उलझन में था। दूसरी तरफ पुलिस वाली चर्च से बाहर निकल चुकी थी और उसने पुलिस प्रमुख से एक निजी मीटिंग तय की। उसने सीधे उसे चर्च की सच्चाई बताई और वो सारे वीडियो फुटेज भी दिखाए जिनमें राक्षसी लोगों को खा रही थी। लेकिन वीडियो देखने के बाद चीफ ने वो सारे सबूत डिलीट कर दिए और पुलिस वाली को केस से दूर रहने को कहा। पुलिस वाली हैरान रह गई। उसने गुस्से में पूछा, आपका मतलब क्या है? चीफ बोला, इस कॉस्मिक एटर्नल लाइफ कल्ट के चेयरमैन ने पहले से शहर के सारे अफसरों को खरीद लिया है। सिर्फ हम 2 लोग कुछ नहीं कर सकते और हो सकता है चर्च तुम्हें भी मार डाले। पुलिस वाली का गुस्सा फूट पड़ा, इतने सारे लोग मर गए हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता? पर चीफ का रवैया वैसा ही रहा। उसने बस दोहराया कि ये चर्च ऐसी जगह है जिससे टकराना भारी पड़ेगा। पुलिस वाली गुस्से से मुड़ी। चीफ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कह दिया, मैं अब पुलिस नहीं रहना चाहती, मैं इस्तीफा दे रही हूँ। और फिर वो गरजती हुई निकल पड़ी। अब उसका एक ही मकसद था, लड़की को बचाना और फिर शंघन को खुद मारना। उसी वक्त शानू का पाला पोसा राक्षस अब एक कोकुन, अंडे जैसी गांठ में बदल चुका था, एक विशाल कीड़े के अंडे की तरह जो धड़क रहा था। शानू उसे देखकर संतोष में मुस्कुरा रहा था, जैसे कोई कलाकार अपनी कृति को निहारता है। तभी वहाँ से एक सेवक गुजरा जिसने वो नजारा देख लिया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो भागा हुआ शंघन के पास पहुंचा और उसे सब बताया। तीनों फिर से इकट्ठे हुए और प्लान बनाने लगे। अब शंघन और जुआन दोनों को संदेह था, क्या ये राक्षसी सच में वही भगवान है जो शानू होने का दावा करता है?
मिशनरी ने भी इस बार साफ राय रखी, नहीं, ये कोई भगवान नहीं है, उसके आंखों में जो है वो राक्षसों वाला वहशीपन है। फिर उसने अपनी पुरानी फौजी जिंदगी को याद करते हुए कहा, एक बार मेरी यूनिट में एक आदमी था जो बस मारने के लिए मारता था। उसकी आंखें वैसी ही थी जैसी उस राक्षसी की है। काश मैं उस वक्त समय में जाकर उस शैतान को खुद मार देता। जुआन ने कहा, जब से वो राक्षसी चर्च में आई है सब अनुयायी डरे हुए हैं, हमें कुछ तो करना ही होगा। शंघन ने हामी भरी। मिशनरी ने समझाया, अब जब वो कोकून में है शायद ये सही समय है, वो इस वक्त हमला नहीं कर सकता। तीनों का मन एक हो गया। हमला करने की तैयारी शुरू हो गई। रात के तीसरे पहर की शुरुआत थी। शानू अपनी कुर्सी पर सो रहा था। तीनों चुपचाप चर्च में घुसे। उनके पास राक्षसों से निपटने वाले औजार भी थे। वे कोकून के पास पहुँचे। शंघन ने बिना देर किए सीधा छुरा घूम दिया। कोकून टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। खून का छींटा शंघन के ऊपर पड़ा, लेकिन कोकून अब भी मरोड़ खा रहा था। मिशनरी ने फिर वार करने की तैयारी की। उसने अपनी पुरानी जंग की कुल्हाड़ी निकाली और एक जोरदार वार में कोकून में और बड़ा छेद कर दिया। अब कोकून तड़पने लगा। उसी वक्त शानू जाग गया। उसने आवाज सुन ली थी। जैसे ही मिशनरी फिर हमला करने जा रहा था, शानू कमरे में घुस आया। तीनों डर गए। उन्होंने हमला रोक दिया, लेकिन शानू और भी ज्यादा घबरा गया। वो अपनी कृतीफ को यूं टूटा देख नहीं पा रहा था। वो दौड़ा और अपने हाथ से कोकून की दरारें भरने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोकून से खून बहता ही रहा। शानू का चेहरा गुस्से से स्याह हो गया। तभी मिशनरी ने फिर अपनी कुल्हाड़ी थाम ली, लेकिन अब उसका निशाना कोकून नहीं, खुद शानू था। पर शानू को खतरे का आभास हो गया था। एक ही पल में उसकी पीठ से एक खूनी पंख निकला और मिशनरी को हवा में उछालकर कई मीटर दूर फेंक दिया। शंघन और जुआन को भी वही पंख दीवार से टकरा देते हैं। दोनों दम घुटने से करहाने लगते हैं। शानू गुस्से में दहाड़ता है एक शब्द और कहा, तो तीनों को मार दूंगा। फिर वो वापस कोकून की मरम्मत में जुट जाता है। शानू ने अपना हाथ कोकून के अंदर डाला। कोकून इतना बुरी तरह घायल था कि उसे पहले अपने खून से घाव ढकना पड़ा। वो लगातार अपना खून कोकून में डालता रहा। फिर उसने अपनी बाह उखाड़ दी और खूनी पंखों से खून बहना रोकने की कोशिश की। आखिरकार कोकून से खून बहना बंद हुआ। शानू ने राहत की सांस ली। वो बैठ गया और खूनी पंखों को तीनों से हटा लिया। शंघन ने सांस लेते ही फिर से शानू से कहा, शानू, वो एक शैतान है, हम ये तुम्हारी रक्षा के लिए कर रहे हैं। शानू ने गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो, अगर तुम में से किसी ने फिर मेरी अवज्ञा की तो मैं तुम सबको मार दूंगा। उसने कहा, शंघन, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी इंसानी यादों का आखिरी हिस्सा हो, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ से निकल जाओ। शानू की आवाज सुनकर शंघन ठिठक गया। मिशनरी और जीन ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। वे शंघन को साथ लेकर कमरे से बाहर चले गए। अगले दिन शंघन बाथरूम में पिछले रात शानू की बातों के बारे में सोच रहा था। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि शानू असल में क्या है। वैज्ञानिक की जेनेटिक म्यूटेशन वाली बातें याद करके उसे लगने लगा कि शायद शानू अब सिर्फ एक आदमखोर राक्षस है। तभी दरवाजे पर तेज खटखट ने उसकी उलझन को तोड़ा। दरवाजा खोलते ही एक पुलिस वाली ने उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया। शंघन पूछना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन पुलिस वाली ने उसे चुप रहने और कमरे में वापस जाने को कहा। उसी वक्त वो छोटी लड़की ने ये सब देख लिया। इधर शानू की तरफ भी हलचल थी। सुबह कोकून से अचानक कड़कड़ाने की आवाज आई। वो पहले की तरह हिलने डुलने लगा। कुछ सेकंड बाद कोकून से इंसानी पैर निकले। एक औरत नग्न अवस्था में शानू के सामने खड़ी थी। पुलिस वाली ने शंघन को बंधक बनाकर उसे रस्सियों से बांध दिया और अपना फोन निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू की। उसने गुस्से में शंघन के पिछले अपराधों का जिक्र किया। वो जितना बोलती उतना उत्तेजित होती। आखिरकार उसने शंघन के बाल पकड़े और पूछा, तू बेकसूर लोगों को क्यों मार रहा है? शंघन ने सफाई दी, मेरा इरादा कभी किसी को मारने का नहीं था, लेकिन जब मेरा भाई राक्षस बन गया तो मैं मजबूर था। उसने कहा, पहले मैं सिर्फ समाज के नीच लोगों को शानू को खिलाना चाहता था, लेकिन बात हाथ से निकल गई। तुम पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। जब मैं टूटने की कगार पर था, कॉस्मिक इटर्नल लाइफ पंथ के अनुयायी मेरे पास आए। वे शानू को राक्षस रूप में भगवान मानते थे, इसलिए चर्च ने मुझे और शानू को संरक्षण दिया। एक वक्त था जब मैं भी चर्च के अनुयायियों की तरह मानता था कि शानू भगवान है, लेकिन अब नहीं। उसने गुहार लगाई, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शानू को रोकना होगा, इस पागलपन को और आगे नहीं बढ़ने देना है। ये सुनकर पुलिस वाली ठिठक गई। तभी शंघन के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। वो छोटी लड़की थी जिसने पुलिस वाली को शंघन को बंधक बनाते देखा और जीन व मिशनरी को खबर दी। जीन और मिशनरी को देखते ही पुलिस वाली ने चाकू शंघन की गर्दन पर और सटा दिया।
उसने धमकी दी कि अगर वे पास आए तो वो शंघन को मार देगी। जीन और मिशनरी उलझन में थे। शंघन ने बोलना शुरू किया। उसने दोनों को शांत रहने का इशारा किया। उसने कहा, हमें अब पुलिस वाली के साथ मिलकर शानू और उसके राक्षस का मुकाबला करना होगा। उसने पुलिस वाली को बताया कि राक्षस फिर से कोकून में बदल गया है। शंघन की इस गुहार को देखकर पुलिस वाली ने उस पर भरोसा किया। जैसे ही चारों सुलह करने वाले थे, एक चर्च अनुयायी ने दरवाजा खटखटाया। शानू उन्हें बुलाना चाहता था और नए लॉर्ड मोहलर से मिलने की तैयारी करने को कहा। ये सुनकर शंघन घबरा गया। उसने पुलिस वाली से उसे छोड़ने की गुहार लगाई। उसने कहा, राक्षस और शानू का काम खत्म करने के बाद मैं खुद सरेंडर कर दूंगा ताकि शानू और लोगों को न मारे। पुलिस वाली ने फिलहाल शंघन की बात मान ली। इधर चर्च अनुयायियों से भर चुका था। मंच पर अध्यक्ष नए मोहलर लॉर्ड का स्वागत करने की घोषणा कर रहा था। अनुयायियों की तालियों के बीच शानू मंच पर आया। उसके पीछे एक जानी पहचानी शक्ल थी। ये वही राक्षस था जिसे शानू ने पाला था, जो अब इंसानी रूप में विकसित हो चुका था। शंघन और बाकी लोग भी तेजी से वहां पहुंचे। शंघन ने शानू और उस औरत को देखा। उसे ठंडा पसीना छूट गया क्योंकि उसने देखा कि उस औरत का पेट बड़ा हो गया था। शंघन को वैज्ञानिक की बात याद आई जिसने कहा था कि शानू प्रजनन की तैयारी कर रहा है। अब ये सच लग रहा था। शंघन ने तीनों को वैज्ञानिक के अनुमानों का निष्कर्ष बताया। उसने दृढ़ता से कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं अब शानू को रोकूंगा। मंच पर शानू ने गंभीरता से उस औरत को अनुयायियों से मिलवाया। उसने कहा, ये नया लॉर्ड मोहलर है। शानू ने घोषणा की, अब न्याय का समय आ गया है। अनुयायी अभी भी उत्साह में तालियां बजा रहे थे। शानू के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसकी पीठ की रीढ़ हिलने लगी। अगले ही पल उसने अपने खूनी पंख फैला दिए जो तंबुओं में बदल गए। वे तंबू सीधे अनुयायियों पर वार करने लगे। कुछ बदकिस्मत लोग तुरंत तंबुओं से छेद दिए गए। शानू ने उन्हें तंबुओं से हवा में लटका दिया। कत्लेआम शुरू हो गया। मंच पर अनुयायी डरने लगे। उन्होंने कहा, शानू बेकसूर लोगों को मार रहा है, लेकिन शानू को कोई परवाह नहीं थी। वो अपने तंबुओं से अनुयायियों का शिकार करता रहा। शानू ने अपने पास खड़ी औरत को इशारा किया कि वो अब जितने चाहे लोगों को खा सकती है। उस औरत ने नाटक करना छोड़ दिया। एक चीख के साथ उसकी गर्दन कई मीटर तक खिंच गई। फिर वो एक विशाल दरार में बदल गई और मंच पर मौजूद अनुयायियों पर झपटी। आधे सेकंड में कुछ अनुयायी खून से लथपथ हो गए। उस औरत ने उन्हें एक साथ निगल लिया। एक तरफ पागल शानू था, दूसरी तरफ वो भयानक राक्षसी औरत। पलक झपकते ही चर्च नरक बन गया। कुछ तेज अनुयायी मुख्य दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा पहले ही वेल्ड कर बंद किया जा चुका था। ये अध्यक्ष का इंतजाम था। शानू का सबसे वफादार अनुयायी होने के नाते उसने अपनी इंसानियत कब की खो दी थी। शानू ने अनगिनत अनुयायियों को मार डाला। तभी उसका अच्छा भाई शंघन आगे आया और उसे रोकने की कोशिश की। उसने शानू को रुकने का इशारा किया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही शानू ने उसे उड़ा दिया। ये जोरदार प्रहार था। शंघन कई मीटर पीछे जा गिरा। शंघन को फिर बोलने का मौका दिए बिना शानू बोला, क्या मैंने तुम्हें मेरे रास्ते से हटने की चेतावनी नहीं दी थी? शानू ने अपना तंबू शंघन के सामने लहराया। इस बार वो शंघन को मारने वाला था। शानू ने शंघन को आखिरी अलविदा कहा और हमला किया, लेकिन शंघन नहीं मरा। मिशनरी ठीक समय पर पहुंचा और उसने शानू के तंबू को काट दिया। मिशनरी को अब होश आ चुका था। उसे शानू की मदद करने की अपनी मूर्खता पर पछतावा हो रहा था। उसने फैसला किया कि वो शानू को खुद खत्म करेगा। उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी उठाई और शानू पर झपटा, लेकिन वो शानू के करीब ही नहीं पहुंच पाया कि शानू के तंबुओं ने उसे जमीन पर पटक दिया। मिशनरी का चश्मा पूरी तरह टूट गया, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। वो उठा और शानू को फटकारने लगा। उसने शानू से लोगों को मारना बंद करने को कहा, लेकिन शानू ने उसकी एक न सुनी। वो उस औरत के साथ अनुयायियों का कत्ल करता रहा। उसने मिशनरी से उल्टा सवाल किया, क्या चर्च ने पहले जिन बेकसूर लोगों को मारा वे मरने के लायक थे? उसने कहा, सबको एक ही वजह से मारा जाता है, मैं बस उन्हें जल्दी न्याय दे रहा हूँ। तभी मिशनरी ने अपनी कुल्हाड़ी शानू पर फेंकी। कुल्हाड़ी शानू की जांघ में लगी, लेकिन शानू को दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। मिशनरी ने जल्दी में फिर शानू पर इल्जाम लगाया, तू बेकसूर लोगों को बेतरतीब मार रहा है, तू एक पूरा राक्षस है। शानू ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, तो क्या तूने मुझे यहाँ नहीं लाया? क्या ये इंसानों के न्याय का रूप नहीं जो तू देखना चाहता था? तभी कदमों की आहट ने शानू की बात काट दी। ये वही पुलिस वाली थी। उसके हाथ में स्टील का पाइप था और वो चुपके से शानू पर हमला करने वाली थी। पाइप शानू के सिर के पीछे लगा, लेकिन शानू पर कोई असर नहीं हुआ। पुलिस वाली ठिठक गई
उसे भागने का मौका नहीं मिला। शानू ने एक तंबू से उस पर हमला किया। पुलिस वाली तुरंत जमीन पर गिरी। शानू ने बिना हिचक तंबू को पुलिस वाली के सिर पर रखा, लेकिन तभी जीन बंदूक लिए आगे आई। उसने बंदूक शानू के सिर पर सटाई और बिना हिचक गोली चला दी। शानू जमीन पर गिर पड़ा। जीन को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी शानू का एक तंबू हिला और उसने जीन को मंच से नीचे फेंक दिया। जीन बुरी तरह घायल हो गई। उसी वक्त जिस शानू का सिर उड़ गया था वो फिर से हरकत में आया। एक सनसनाहट के बाद शानू फिर खड़ा हो गया। उसके सारे घाव ठीक हो चुके थे। वो मुड़ा और सीधे जीन की ओर बढ़ा। इस बार वो जीन को मारने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन तभी शंघन ने चिल्लाकर उसे रोका। शंघन ने जमीन से पिस्तौल उठाई और बिना हिचक शानू पर कई गोलियां चलाई। शानू का सिर फिर से छलनी हो गया। शंघन ने बिना रुके जीन को उठाया। उन्होंने फैसला किया कि जब तक शानू अपने घाव ठीक कर रहा है वे चर्च से भाग जाएंगे। चारों बाहर की ओर बढ़े। चर्च के दरवाजे अनुयायियों के लगातार धक्कों से आखिरकार टूट गए। सारे अनुयायी पागलों की तरह भाग रहे थे। केवल अध्यक्ष शांत था। उसने अपने आदमियों को भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेड लगाने का आदेश दिया। इधर चर्च का दूसरा राक्षस भी मारकाट पर उतर आया था। वो जिसे पकड़ता उसे एक काट में निगल लेता। इस नरक जैसे माहौल में भी वो छोटी लड़की शांत बैठी थी। पुलिस वाली दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं शानू के साथ यही रहना चाहती हूँ। मजबूरन पुलिस वाली ने उसे गोद में उठा लिया। लड़की गुस्से में थी। उसने पुलिस वाली से उसे छोड़ने को कहा। धोखे में पड़ी लड़की को बचाने के लिए पुलिस वाली ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो मिशनरी के साथ मिलने दौड़ी, लेकिन जब शंघन और बाकी लोग गेट तक पहुँचे तो वो बंद था। अनुयायी कितना भी चिल्लाए, अध्यक्ष के आदमियों ने दरवाजा नहीं खोला। जीन ने सुझाव दिया कि वे सीनियर कर्मचारियों के लिए बने गुप्त रास्ते से निकल सकते हैं। चारों के पास और कोई रास्ता नहीं था। वे उस रास्ते की ओर बढ़े। वे किसी तरह चर्च से बाहर निकले। तभी एक कार उनके सामने रुकी। ये वैज्ञानिक था। उसने भीड़ को बस में चढ़ने का इशारा किया। बिना आधा सेकंड गवाए सब कार में चढ़ गए। गेट की ओर बढ़ते हुए वैज्ञानिक को एहसास हुआ कि गेट बंद है। शंघन ने वैज्ञानिक को बिना हिचक गेट की ओर बढ़ने का इशारा किया। वैज्ञानिक को जोखिम उठाना पड़ा। उसने गैस पेडल को पूरी ताकत से दबाया। कार तेजी से गेट की ओर बढ़ी और एक धमाके के साथ बैरिकेड को तोड़ दिया। भीड़ बच तो गई, लेकिन अब लगभग सभी घायल थे। पहले उन्हें रहने की जगह ढूंढनी थी। शंघन ने अस्पताल जाने का सुझाव दिया, लेकिन जीन ने कहा, अध्यक्ष अब शानू के साथ है। अस्पताल भी शायद सुरक्षित नहीं। जीन ने सुझाया, क्यों न हम उस कबाड़ खाने जाएं, जहां हमने पहले पुलिस से छिपकर शरण ली थी। रात हो गई। वे किसी तरह कबाड़ खाने पहुंच गए। ये पहले जैसा ही था, लेकिन अब शंघन जीन की देखभाल कर रहा था। रात की स्याही में दोनों हाल की घटनाओं पर बात करने लगे। बोनफायर की आग को देखते हुए शंघन पछतावे से भर गया। उसने कहा, कोई भगवान नहीं है, हम सब बस अपराधी हैं। उधर चर्च में अध्यक्ष ने बचे हुए अनुयायियों को तहखाने में कैद कर दिया। अगले कत्लेआम की तैयारी में जीन और मिशनरी को अब एहसास हुआ कि उन्होंने इस दौरान कई बेगुनाहों को मारा। वे बोले, हम उस शैतान से अलग नहीं। हमने गलत भगवान की सेवा की, अपने हाथों से न्याय किया और कई लोगों को चोट पहुंचाई। आखिरकार हम खुद शैतान बन गए। इसी बीच पुलिस वाली ने सोती हुई लड़की को सुलाकर बाहर कदम रखा। वो बंदूक लिए उनके पास आई। शंघन ने पूछा, ये बंदूक कहाँ से आई? जीन ने जवाब दिया, ये उस पुलिस वाले की है जो पहले मारा गया। पुलिस वाली ने आंसुओं के साथ जीन को थप्पड़ मार दिया और चिल्लाई, तुम शैतान हत्यारे, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया? उसने कहा, बेगुनाह लोग मरे और तुम बस माफी कह रहे हो। इस झूठे धर्म को दोष दो, अपनी मूर्ख आस्था को दोष दो। शंघन ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने झटक दिया, मुझे छूने की हिम्मत मत करो, तुम्हें शर्मिंदगी नहीं। जीन लंबे समय तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, और क्या करूं? जब मैं खुद को खत्म करने वाला था तब सिर्फ चर्च ने मेरा साथ दिया। उसने कहा, मुझे कैसे पता कि ये झूठा धर्म था? अगर तुम पुलिस ने उस वक्त मेरे साथ गलत करने वाले को सजा दी होती तो मैं यहाँ क्यों होता? मुझे खुद को खत्म कर लेना चाहिए था, तब न ये झूठा धर्म होता, न ये पागल मोहलर लॉर्ड, और न इतने लोग न्याय के नाम पर मरते। उसने कहा, मुझे अब तक कोई ग्लानि नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन जब मुझे गलती का एहसास हुआ तो मेरे सिर में उन लोगों की आवाजें गूंजने लगी जिन्हें मैंने चोट पहुंचाई। लेकिन अब मैं क्या करूं? उसके बोलने के बाद सब खामोश हो गए। मिशनरी धीरे से उठा और बोला, हमें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। हमने गलत भगवान को अपनाया और ऐसे पाप किए जिनका कोई इलाज नहीं। उसने कहा,
हम प्रायश्चित करेंगे, लेकिन पहले उन राक्षसों को खत्म करना होगा जिन्हें हमने बनाया। ये हमारी जिम्मेदारी है। मिशनरी की बात पूरी होते ही पुलिस वाली कुछ पूछने वाली थी कि वैज्ञानिक दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, लोगों, ये देखो, ये राक्षस अब पूरी दुनिया में उभर रहे हैं। ये साबित करता है कि ये विकास एक साथ हर जगह हो रहा है। उसने कहा, लेकिन ये सबसे जरूरी नहीं। एक वीडियो में राक्षस ने बोन फायर पर कदम रखा और उसका पूरा शरीर आग में जल उठा। वैज्ञानिक ने बताया, पिछली बार जब राक्षस कोकून में था, मैंने उसके ऊतक का नमूना लिया। विश्लेषण से पता चला कि उसकी त्वचा में ज्यादातर चर्बी है। ये राक्षस एक बार जलने पर आसानी से नहीं बुझते। ये कोयले से भी ज्यादा ज्वलनशील है। उसने कहा, ऑनलाइन वीडियो में सारे म्यूटेशन पुरुष लगते हैं। याद है मैंने खच्चर की बात की थी? अगर मैं सही हूँ तो ये सारे म्यूटेशन प्रजनन करने वाली मादाओं की रक्षा के लिए हो सकते हैं, जैसे सैनिक चींटियां अपनी रानी की रक्षा करती है। अगर ये म्यूटेंट प्रजनन करने लगे तो पता नहीं क्या होगा। भीड़ अब हरकत में आई। अब बातचीत का वक्त नहीं था। वे हथियार बनाने के लिए सामान जुटाने लगे। तभी जून के आसमान में बर्फ गिरने लगी, जैसे स्वर्ग हम सबको अलविदा कह रहा हो। कुछ देर बाद सब कुछ तैयार था। भीड़ निकलने को तैयार थी। वैज्ञानिक ने पीछे से कार को जाते देखा। लड़की को जैसे सब समझ आ गया। वो कमरे से बाहर निकली और जोर जोर से रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी माँ को न्याय नहीं बल्कि हत्या की गई थी। कार में बैठा शंघन सोच रहा था, मैं अब तक किसके पीछे भाग रहा था? मुझे नहीं पता कि मैंने अब तक किस पर विश्वास किया और क्या किया। उसने सोचा, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी वजह से कई लोग चोटिल हुए। अब वक्त है इसे सुधारने का। उसने फैसला किया, इस सब के बाद मैं खुद सरेंडर कर दूंगा। उधर शानू ने फिर से कई लोगों को कमरे में लाने का आदेश दिया ताकि उस औरत को खिलाया जाए। हम चर्च के नीचे थे। कई लोगों को खाने के बाद वो औरत अब प्रसव के करीब थी। शानू ने उससे कहा, बस थोड़ा और सब्र कर, ये जल्दी पूरा होगा। दुनिया हमारी होगी। हमारे बच्चे खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर नए इंसान होंगे। हमारी टोली गेट के गार्डों को हटाकर चर्च पहुंची। मैंने सबको कहा, शानू से मिलने से पहले हमें एक जगह जाना है, तहखाने की जेल। वहाँ बंद लोग बेगुनाह हैं। हम तहखाने की जेल की ओर बढ़े। शानू की रणनीति और दूसरे राक्षस के दबाव में गार्ड भी घबरा रहे थे। वे पास खड़े लोगों से बात कर रहे थे कि अब क्या करना है। हम सीढ़ियों में उनकी बातें चुपके से सुन रहे थे। जी ने देखा कि उनका मन डगमगा रहा है। वो उनके पास गई और बातचीत कर गार्डों को मना लिया। उसने तहखाने की जेल का ताला खोलने की चाबी हासिल की। सारे कैदी उस नरक से पागलों की तरह भागने लगे। उसी वक्त ऊपर मौजूद शानू ने लोगों को भागते देख लिया। गार्डों से उसे पता चला कि एक राक्षस का प्रसव पूरा होने वाला है। ये राक्षस इंसानी भावनाओं से परे है। अगर हम इस बार नाकाम रहे तो नतीजे भयानक होंगे। लिफ्ट 7वीं मंजिल पर पहुंची। शानू भारी हथियारों से लैस गलियारे में दिखाई दिया। मैंने तुरंत लिफ्ट का दरवाजा बंद करने का बटन दबाया। शानू धीरे धीरे पास आ रहा था। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, उसने दुष्ट मुस्कान दी। अगले ही पल उसके तंबू लिफ्ट के दरवाजे को भेदते हुए अंदर आए। सब सदमे में थे। जीन ने सबसे पहले तैयार हथियार को आग लगाई और उसे तंबू में घूम दिया। आग ने पलक झपकते पूरे तंबू को जला दिया। लेकिन शानू को जैसे हमारा प्लान पहले से पता था। उसने मजाकिया लहजे में कहा, तुमने सचमुच नहीं सोचा कि आग से मुझे खत्म कर दोगे ना? उसकी बात पूरी होने से पहले मिशनरी ने एक मोलोटोव कॉकटेल जलाया और उस पर फेंका, लेकिन शानू के तंबुओं ने उसे हवा में ही रोक लिया। पुलिस वाली ने जलता हथियार लेकर हमला किया, लेकिन शानू ने तंबू से जवाबी हमला किया। वो बच तो गई, लेकिन अगले ही पल एक तंबू ने उसका शरीर भेद दिया। शानू ने तंज कसा, मैं इंसानों को क्यों मारता हूँ? न्याय के लिए? पोषण के लिए? नहीं, तुम सब नीच हो। उसने कहा, क्या तुम इंसान बिना वजह चींटियों को नहीं मारते? क्योंकि वे तुमसे कमजोर हैं। तुम बिना ग्लानि के उन्हें कुचल देते हो। मैं भी वही करता हूँ। मैं तुमसे ऊंचा प्राणी बन चुका हूँ। मेरे बच्चे और भी पूर्ण रूप में जन्म लेंगे। जो मेरे रास्ते में आएंगे उन्हें खत्म करना स्वाभाविक है। लेकिन शानू को ये नहीं पता था कि खलनायक ज्यादा बोलने से मरता है। अगले ही पल पुलिस वाली ने एक मोलोटोव कॉकटेल सीधे उस पर मारा। ईंधन तुरंत शानू के पूरे शरीर में फैल गया। पुलिस वाली ने चिल्लाया, किसका इंतजार है? आग लगाओ। मिशनरी ने तुरंत एक और जलता फ्लास्क फेंका। शानू ने पुलिस वाली को एक तरफ फेंक दिया। मिशनरी ने फिर से अपनी जलती कुल्हाड़ी उठाई और घातक प्रहार के लिए तैयार हुआ। जीन ने भी उसका साथ दिया, लेकिन मिशनरी केवल शानू का एक हाथ काट पाया। शानू के तंबुओं ने उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन मैं फिर से उस पर झपटा। मैंने जलता हथियार उसके शरीर में घूम दिया। आग तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गई।
मैंने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाई और मिशनरी को पकड़े तंबुओं पर वार कर उसे बचा लिया। जीन ने हथियार उठाया और दूसरे राक्षस की तलाश में निकली। जीन राक्षस के पास पहुंची और उसे मारने को तैयार थी। तभी अध्यक्ष ने फूलदान लिए उस पर हमला किया। जीन ने उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन उसने जीन का टखना पकड़ लिया। मैंने मिशनरी को सहारा देकर वहां पहुंचाया। राक्षस ने इस मौके का फायदा उठाया और इमारत से कूद गया। राक्षस को हल्की चोट थी। हमने उसका पीछा करने का फैसला किया, लेकिन हमें नहीं पता था कि आग में लिपटा शानू अभी जिंदा था। वो हमारी ओर बढ़ रहा था। शानू को आग में करीब आते देख मेरे दिमाग में उसकी यादें कौंधने लगी। मैंने जोर से चिल्लाया, रुक जा शानू, अभी देर नहीं हुई, रुक जा, इतने लोग मर चुके हैं। लेकिन शानू ने जैसे मेरी बात सुनी ही नहीं। वो और गुस्से से मेरी ओर बढ़ा। मैंने हथियार पकड़ा और उस पर तान दिया। वो रुका नहीं और हथियार की ओर बढ़ता रहा। आखिरकार वो धीरे धीरे होश खोने लगा। हमने एक दूसरे को देखा। उसने कहा, तो यही अंत है? तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। अगर हमने ये सब शुरू नहीं किया होता तो क्या बात अलग होती। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। हमने ऐसे अपराध किए जिनका कोई इलाज नहीं। हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। उधर खबरों में बार बार यही आ रहा था कि दुनिया भर में अजीब जीव उभर रहे हैं। लोगों से नजदीकी आपातकालीन शेल्टर में जाने को कहा जा रहा था। जब हम भागे हुए राक्षस तक पहुँचे तो पता चला कि उसने बच्चे को जन्म दे दिया है। नवजात दूसरी तरफ भाग गया। शायद मैं अपने अपराधों की जिम्मेदारी कभी पूरी तरह न ले सकूं, लेकिन सिर्फ इसलिए हार नहीं मान सकता। मैंने अपने दोस्त खो दिए, खुद को खो दिया। अब मैं सिर्फ उस गायब राक्षस को खत्म कर सकता हूँ। यही इस कहानी का अंत है।